पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी करने का डिसीजन लिया था। तंग आ चुकी हूँ मैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं अश्विन, पता भी है तुम्हें? ईशा बेहद गुस्से में अपने बेडरूम में अश्विन पर चिल्लाई जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही ईशा की माँ ने ईशा को अश्विन के लिए न जाने क्या क्या कह दिया था। आज ईशा को भी अश्विन से शादी करने के डिसीजन पर रिग्रेट फील हो रहा था। तुमसे बात करने का मतलब है दीवार पर अपना सर फोड़ना। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? खैर, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। ईशा थोड़ी देर यूं ही बड़बड़ाती रही और फिर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। काफी वक्त से ईशा और अश्विन शादीशुदा कपल होने के बावजूद एक ही रूम में अलग अलग बिस्तर पर सोते थे। पूरी रात अश्विन की कानों में ईशा का बोला हुआ एक एक शब्द गूंज रहा था। मुझे पता है ईशा, तुम मुझसे काफी नाराज हो। मैंने तुम्हें कभी भी प्राउड फील करने का कोई मौका ही नहीं दिया। तुम्हारी और मेरी शादी के सब खिलाफ थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे शादी की और आज तुम्हें मेरी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। ईशा माय लव, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्द ही मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस। अश्विन पूरी रात खुद के और ईशा के बारे में सोचता रहा। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लगी तो उसने देखा कि ईशा ऑफिस जा चुकी थी। अश्विन अपने रूम से निकल डाइनिंग रूम में आ गया। कहाँ जा रहे हो? बोलो। अश्विन ने नीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सर नीचे झुकाए खड़ा रहा। मैं भी किस चीज से बात कर रही हूँ? पता नहीं ईशा ने ऐसा क्या देख लिया तुझमें कि हमारे मना करने के बावजूद तुझसे शादी कर ली और लाकर बिठा दिया घर में। ईशा की मां नीता अश्विन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो जब भी अश्विन की शक्ल देखती उसका खून खौल जाता था। वो अश्विन की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ईशा और अश्विन की शादी के सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ था तो वो नीता ही थी, लेकिन ईशा की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ना इसके मुंह में जुबान है और ना ही शर्म। बस पूरा दिन पड़ा रहता है। इतने टाइम से हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। आखिर तूने ऐसा कौन सा काला जादू किया था ईशा पर कि वो इतनी अंधी हो गई और तेरी जैसे नाकारा और घटिया इंसान से शादी कर ली? अश्विन को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अश्विन पता नहीं कितने वक्त से चुपचाप ये सब कुछ सहता चला जा रहा था। इस पूरी दुनिया में उसे समझने वाला कोई भी नहीं था। अपना हर दुख, अपनी हर पीड़ा अपने दिल में दबाए वो जहर के कड़वे घूंट पी रहा था। वो चुपचाप घर से बाहर चला गया। ईशा के दरवाजे पर खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड भी अश्विन को सलाम नहीं करते थे और ना ही उसकी इज्जत। जैसे ही वो घर से निकला उन्होंने अश्विन की बात करना शुरू कर दिया। यार जिंदगी हो तो इस इंसान जैसी, मतलब पूरे दिन पड़ा रहता है, ना कोई काम है ना कुछ, बस सुबह उठो, खाना खाओ, सबके ताने सुनो और सो जाओ। एक हम है, पूरा दिन धूप में खड़े रहते हैं और फिर भी ढंग का खाना तक नसीब नहीं होता और ना ही ढंग की बीवी मिली। इस साले को ईशा मैडम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बीवी मिल कैसे गई? भगवान भी ना देता भी उन्हीं को है जिसे उसकी कदर नहीं होती। सही कह रहा है। अगर मेरी बीवी ईशा मैडम जैसी होती ना तो उसकी खुशी के लिए मैं जमीन आसमान एक कर देता। और एक ये, इसने ईशा मैडम को सिर्फ दुख के अलावा दिया ही क्या है? दोनों गार्ड अश्विन के पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि अश्विन सामने से आ रहा था। अश्विन को सामने से आता देख दोनों चुप हो गए। अश्विन उन दोनों को देखे बगैर ही अंदर चला गया। वो अपने रूम में जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ा, नीता ने आवाज देकर उसे रोक दिया। अश्विन, रिया का फोन आया है, 1 घंटे बाद उसे लेने चले जाना। अश्विन ने नीता की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी और अपने रूम में जाने लगा। भूल मत जाना, जैसे बोलना भूल गया है, कामचोर नहीं का। अश्विन नहाकर रिया को लेने जाने के लिए रेडी हो चुका था। वो अपने रूम से नीचे आया, डाइनिंग रूम से गाड़ी की चाबी उठाई और रिया को लेने के लिए चला गया। रिया के बताए एड्रेस पर पहुंचने के बाद उसने कई बार रिया को मैसेज किया। मैसेज का जवाब ना आने पर उसने कॉल भी किया, लेकिन रिया ने कॉल भी पिक नहीं किया। अश्विन पिछले 1 घंटे से रिया का गाड़ी में वेट कर रहा था। आखिर थक कर वो गाड़ी से उतरा और ऊपर बिल्डिंग में चला गया। उसने जाकर फ्लैट की बेल बजाई। तभी दरवाजा एक लड़के ने खोला। हाँ जी कहिए। अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ अंदर झांक रहा था। ओ भाई, अंदर क्या देख रहा है? बोलना क्या चाहिए? अश्विन अभी भी सिर्फ चुपचाप खड़ा था। कौन है राघव? तुम? वो लड़का अभी तक अश्विन के जवाब का इंतजार कर रहा था कि तभी रिया वहां आ गई। रिया अश्विन को दरवाजे पर देखकर चौंक गई थी। तुम जानती हो इसको? हाँ, ये ईशा का हस्बैंड है। ओह, ये वही है जो बस पूरा दिन गूंगा बनकर पड़ा रहता है? राघव प्लीज। अश्विन 1 मिनट, मैं आती हूँ, रुको यहीं। रिया अपना पर्स लेने अंदर चली गई। वहीं राघव अश्विन को ऊपर से नीचे तक घूर कर देख रहा था।
वो अश्विन को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू ब्रो, बट राघव इतना कहकर मुस्कुराया। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही रिया वहां आ गई। चलो अश्विन। अश्विन रिया के साथ नीचे आ गया। रिया बहुत गुस्से में लग रही थी। वो बार बार अश्विन को गुस्से से देख रही थी। तुम्हें किसने बोला था ऊपर आने को? नीचे गाड़ी में वेट नहीं कर सकते थे? खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी इज्जत का भी कचरा करवा दो। इतना कहते ही रिया गाड़ी में पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। वो लगातार अश्विन पर चिल्लाए जा रही थी। अश्विन चुपचाप आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। गुड फॉर नथिंग, यू आर सच अ लूजर। पता नहीं मेरी बहन ईशा ने तुम्हारे जैसे लड़के से शादी कैसे कर ली? उसका टेस्ट इतना खराब कैसे हो सकता है? तुमसे अच्छा तो पालतू कुत्ता होता है, कम से कम घर की रखवाली तो करता है। और एक तुम हो। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? अब बैठे क्या हो, गाड़ी चलाओ। अश्विन सब कुछ चुपचाप सुनकर बर्दाश्त कर रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गया। रिया ने अभी उसे इतना इंसल्ट किया था, लेकिन फिर भी अश्विन के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो मन ही मन स्माइल कर रहा था। बस जो भी बर्दाश्त करना था कर लिया। आज मेरी शर्त का आखिरी दिन था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं 10 साल तक कुछ भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल चुप रहूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। अश्विन मन में ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अश्विन आज बहुत सालों बाद अंदर से खुशी महसूस कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब घर आ गया। अश्विन ने जैसे ही घर के बाहर गाड़ी रोकी, रिया गुस्से में गाड़ी से उतरी और सीधा घर के अंदर चली गई। अश्विन बड़ी आराम से गाड़ी से उतरकर सीधा अपने रूम में चला गया। हेलो, घर पर कोई है? अचानक किसी ने आकर दरवाजे पर नॉक किया। नीता अंदर से निकल कर आई तो देखा कि सामने एक 6 फीट हाइट का गोरा चिट्टा लड़का खड़ा था। हेलो आंटी, कैसे हो आप? नीता ने उसे देखते ही पहचान लिया था। वो लड़का कोई और नहीं, नीता का बेस्ट फ्रेंड निहाल का बेटा राहुल था। लेकिन इतने दिनों बाद राहुल को यूं अचानक देखकर नीता भी थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। राहुल, तुम यहाँ? आप मुझे देखकर ऐसे शॉक क्यों हो रही हैं? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको और ईशा को हेलो बोल दूं। वैसे भी आंटी, वो तो मैं अनफॉर्चुनेटली अमेरिका चला गया, वरना आपका दामाद मैं ही होता। क्यों? इतना कहते ही राहुल हंसने लगा। वहीं राहुल की बात सुनकर नीता का मूड ऑफ हो गया था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो खुद हमेशा से चाहती थी कि ईशा की शादी राहुल से ही हो, लेकिन ईशा पता नहीं कहां से उस गूंगे को उठा लाई। आंटी कहाँ खो गए? ईशा है घर पर? राहुल ने जब नीता को कंधे पर हाथ रखकर हिलाया, तब जाकर नीता को होश आया। ईशा तो अभी तक घर नहीं आई। उसका पति तो घर पर ही होगा। मैंने सुना है कि वो हाउस हस्बैंड है। राहुल ने इनडायरेक्टली अश्विन पर ताना मारा था। राहुल की बातों से नीता के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ नजर आ रहा था। कल मेरे घर पर मेयर साहब आने वाले हैं। मैं ईशा के हस्बैंड के लिए जॉब की बात करूंगा उनसे। इतना कहकर राहुल हंसने लगा। वहीं नीता को अश्विन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से उसे ये सब सुनना पड़ रहा था। अश्विन, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है या नहीं? घर पर मेहमान आया और तुम अपने रूम में घुसे हुए हो। ये घर है, कोई होटल नहीं है। अश्विन का रूम बंद था, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन नीता को इस तरह चिल्लाता देख रिया अपने रूम से बाहर आ गई। जब रिया ने देखा कि सामने राहुल बैठा है, तो उसका पूरा मूड खराब हो गया। मैं बुला देती हूँ। इतना कहकर रिया बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये राहुल तो अश्विन से भी गया गुजरा इंसान है। अश्विन कम से कम चुप तो रहता है, लेकिन ये राहुल, ओ गॉड, सच अ शिट। रिया ने बड़बड़ाते हुए जैसे ही अश्विन का दरवाजा खोला, रिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। 2 सेकंड तक शॉक में रहने के बाद रिया जोर से चिल्लाई और फटाफट रूम से बाहर आ गई। अश्विन, आर यू मैड और व्हाट? थोड़ी बहुत भी शर्म है तुम्हें या नहीं? ये क्या कर रहे हो तुम रूम में? बेशर्म। क्या हो गया रिया, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? उधर रूम में अश्विन भी शॉक था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया बिना नॉक किए उसके रूम में आई ही क्यों। अश्विन को अब बाहर जाते हुए थोड़ी शर्म भी आ रही थी। नीचे राहुल और नीता दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया इतना गुस्से में क्यों चिल्ला रही थी। वो दोनों खड़े खड़े बस देखे जा रहे थे। ये अश्विन सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता है। ऐसा जमाई तो दुश्मन को भी ना मिले। नाक में दम कर रखा है इसने। राहुल ये तमाशा देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। वो यहाँ नीता और अश्विन को बेइज्जत करने ही आया था, क्योंकि वो हमेशा से ईशा से शादी करना चाहता था, लेकिन अश्विन की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। आंटी, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हैं? मुझे इतना जरूर पता है कि ईशा का पति नकारा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो आप लोगों पर बोझ भी है। अगर ईशा की शादी मुझसे हुई होती तो आपको... अश्विन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भरी दोपहर में यू आर सिटिंग नेकेड इन योर रूम। बेशर्म, जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आओ, नीचे गेस्ट आए हैं। रिया अभी भी अश्विन पर चिल्ला रही थी।
वही राहुल के दिल को ये सब देखकर सुकून मिल रहा था। उधर नीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी अश्विन कपड़े पहनकर नीचे आया और जैसे ही वो सोफे पर बैठने लगा, रुक जाओ, खड़े रहो चुपचाप। अश्विन चुपचाप खड़ा हो गया। राहुल ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और एक तीखी मुस्कान लिए अश्विन की तरफ बढ़ा। तो ये है वो नकारा, मेरा मतलब है राज दुलारा, जिसके लिए ईशा ने मुझे छोड़ दिया। मुझे तो लगा था कि कोई हैंडसम हंक होगा, लेकिन ये तो बेचारी ईशा, पता नहीं उसने कैसे इस गरीब और गूंगे से शादी कर ली। राहुल लगातार अश्विन के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा था। वही बगल में नीता और रिया दोनों चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। उधर अश्विन बस एक टक राहुल को देख रहा था। आंटी, मेरे घर में एक सर्वेंट की जरूरत है, आप कहें तो मम्मी से इसके लिए बात करूं? इतना कहते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन नीता के चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अश्विन के कारण ही उन्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। क्या नाम बताया तेरा? हाँ, अश्विन। अश्विन, अगर तेरे अंदर अभी जरा सी भी शर्म और थोड़ी सी भी मर्दानगी बची है ना, तो चुपचाप अभी के अभी निकल जाए इस घर से। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है ना? इससे तुम कितना भी बोल लो, लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तेरे जैसा इंसान ना ईशा को डिजर्व ही नहीं करता। ईशा एक ऐसा हस्बैंड डिजर्व करती है जो उसे सपोर्ट करे, उसे ग्रो करने में मदद करे। लेकिन तेरे जैसे हस्बैंड ने तो ईशा की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया है। अबे तू इंसान है, कुत्ते की पूंछ। राहुल आज अपने मन की पूरी भड़ास अश्विन पर निकाल रहा था। उसने अश्विन को जलील करने और छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज राहुल के सामने वो इंसान खड़ा था जिसने उसका ईशा से शादी करने का सपना कभी हकीकत नहीं बनने दिया। एक काम कर, ले ये ले 5 लाख और दफा हो जाए ईशा की जिंदगी से। तेरे जैसे भिखारी के लिए ना बहुत बड़ी रकम है। अब जा यहाँ से। राहुल को लग रहा था कि अश्विन उससे 5 लाख रुपए ले लेगा और ईशा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। आंटी, मैं कल ही ईशा से शादी करूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। आप देखना मैं कैसे उसे अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा। नीता ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर राहुल बहुत एक्साइटेड हो गया, लेकिन अश्विन अभी भी वहीं खड़ा था। ये देखकर अब राहुल को उस पर गुस्सा आने लगा। तूने सुना नहीं? चल निकल यहाँ से। राहुल समझ गया कि अश्विन इतनी आसानी से ईशा की जिंदगी से और इस घर से नहीं जाने वाला था, इसलिए उसने अश्विन की कॉलर पकड़ी और बाहर की तरफ खींचने लगा। ये देखकर रिया और नीता दोनों दंग रह गए थे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब राहुल अश्विन को जरा सा भी हिला नहीं पाया, तो उसने अश्विन के चेहरे पर एक पंच मारने की कोशिश की। ये देखकर रिया और नीता दोनों की चीख निकल गई। राहुल! रिया और नीता दोनों राहुल की तरफ भागी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अश्विन ने खुद को राहुल के पंच से बचा लिया और अपने एक हाथ से राहुल के गले को पकड़ लिया। राहुल का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। नकारा, कुत्ते की पूंछ, नामर्द। अश्विन ने जब राहुल का गला पकड़ा था तब पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। इसलिए अश्विन ने धीरे धीरे जो भी बोला वो सब कुछ सबको साफ साफ सुनाई दिया था। अश्विन के मुंह से ये सब सुनकर नीता और रिया हैरान रह गई थी। ये बोल सकता है? मतलब इतने टाइम से ये हमें बेवकूफ बना रहा था। सिर्फ हमें ही नहीं, ये ईशा को भी बेवकूफ बना रहा था। दोनों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोनों बस एक टक अश्विन को देखे जा रही थी। उधर अश्विन अभी इतने गुस्से में था कि उसने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी कस के बंद की हुई थी। तुम बोल सकते हो? नीता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। शॉक के मारे नीता के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अश्विन का ध्यान राहुल की तरफ नहीं था। इसी का फायदा उठाकर राहुल ने बगल में रखा टेबल लैंप उठाया और अश्विन के सर पर मार दिया, लेकिन अश्विन ने एक बार फिर खुद को बचा लिया। तूने मुझे मारने की कोशिश की? अश्विन की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने जिस हाथ से राहुल की गर्दन पकड़ रखी थी, उसी हाथ से उसे जमीन से 3 फीट ऊपर उठा दिया। राहुल की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। मैं चुप था, शांत था, तो तेरा जो मन में आ रहा था बोले जा रहा था। धीरे धीरे राहुल का दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अश्विन को ऐसे देखकर नीता बहुत डर गई थी। अश्विन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, तुम ये गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ? और अभी ये जो कर रहा था वो सही था? बड़े डबल स्टैंडर्ड। अश्विन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नीता का फोन बजा। फोन ईशा का था। नीता ने फटाफट फोन उठाया। हेलो, पर ईशा, ये सब कैसे हो गया? तुम बताओ तो सही। हेलो हेलो। नीता आगे कुछ भी पूछती उससे पहले ही फोन कट गया। नीता को ऐसे परेशान देखकर अश्विन ने राहुल को जमीन पर पटक दिया और नीता को आश्चर्य से देखने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ ईशा को? पता नहीं, बस इतना पता है कि ईशा को पकड़ने के लिए उसके ऑफिस में पुलिस आई है और उस पर किसी को गलत प्रोडक्ट बेचने का इल्जाम लगा है। फिर तो हमें फटाफट ईशा के ऑफिस चलना चाहिए।
चलो। राहुल, नीता और रिया के साथ ईशा के ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर आ गया। आप लोग चिंता मत करो, ईशा को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी पुलिस में बहुत जान पहचान है। राहुल ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसने देखा कि अश्विन भी उसकी गाड़ी में बैठ रहा था। तू कहाँ हम लोगों के साथ आ रहा है? ईशा की जिंदगी बर्बाद करके दिल नहीं भरा तेरा? चल पीछे हट। राहुल की बात सुनकर अश्विन ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। राहुल वहां से निकल गया। अश्विन भले ही कोई जॉब नहीं करता हो, लेकिन ईशा थी तो उसकी पत्नी ही। वो इस समय उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा ईशा के ऑफिस चला गया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? इतने घटिया प्रोडक्ट है तुम्हारी कंपनी के। ऑफिस के हॉल एरिया में एक 35 साल की लेडी खड़े खड़े चिल्ला रही थी। सामने ब्लू डेनिम और व्हाइट शर्ट पहने खूबसूरत ईशा चुपचाप खड़ी थी। ऑफिस के बाकी लोग भी खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे। तुम लोग सिर्फ कस्टमर्स को बेवकूफ बनाते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैम आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आप बस कब से चिल्लाए जा रही हैं। और क्या करूं? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो मुझसे माफी मांग लो, या फिर तुमने जो किया है उसके लिए 100 करोड़ का कंपनसेशन दो, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जूही की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। 100 करोड़ की बात से तो जूही भी सकपका गई। अगर वो खुद को और अपनी पूरी फैमिली को भी बेच दे तो भी 100 करोड़ रुपए जुटा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल बात थी। ईशा, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? लोगों की भीड़ को चीरते हुए नीता राहुल और रिया के साथ ईशा के करीब आ गई। अभी तक तो ठीक है, लेकिन कब तक ठीक रहेगी पता नहीं। क्या मतलब ये किसने मेरे साथ धोखा किया है? इसकी कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज करके मेरी पूरी स्किन जल गई है। बाय द वे, आप इसकी माँ हैं? नीता ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। मतलब ये कि या तो ये मुझे कंपनसेशन के 100 करोड़ रुपए देगी, या फिर पूरे परिवार के साथ धोखेबाजी के केस में जेल जाएगी। जूही की बात सुनकर नीता की आंखें फटी और मुंह खुला ही रह गया। ईशा ने कोई धोखेबाजी नहीं की है। इसकी कंपनी के प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन है। आप फालतू का ड्रामा कर रही है पैसे के लिए। जूही ने जैसे ही ये सुना उसका खून खौल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसी ने वार किया हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं इसे ब्लैकमेल कर रही हूँ? हाँ, रुको, अभी पुलिस आती ही होगी। हाँ बुला लो। मेरी भी शहर के मेयर से जान पहचान है, देख लूंगा तुम्हें। मैं शहर के सेक्रेटरी की बहन हूँ। डैम इट, अब देखो मैं क्या करती हूँ। एक एक को जेल नहीं भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी जूही अग्निहोत्री नहीं। तुम लोग ने समझ क्या रखा है मुझे? जूही की बात सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया। ये देखकर रिया को राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ? पीछे क्यों हट गए? घर पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अश्विन पर चिल्ला रहे थे। तुम तो अश्विन से भी। सुना नहीं तुमने? ये शहर के सेक्रेटरी की बहन है, इससे कौन पंगा लेगा? किसी को कुछ कहना है? किसी की अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से कोई जान पहचान हो तो बता दो। हेलो मैडम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जूही अभी गुस्से में जल रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वहीं ईशा को अपनी नजरों के सामने अपना करियर खत्म होते दिखाई दे रहा था। तभी हॉल के पीछे से एक आवाज गूंजी। उस आवाज में इतनी शांति और मिठास थी कि हर किसी का ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। सब के सब उत्सुकता से उस ओर देख रहे थे जहां से आवाज आई थी। ईशा भी बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे वो इंसान करीब आ रहा था वैसे वैसे ईशा के होश उड़ते जा रहे थे। He can talk? ईशा ने जब अश्विन को बोलते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों और आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो। लेकिन जब अश्विन ने फिर से अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोला तब जाकर ईशा को यकीन हुआ कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी। आई कैन हेल्प यू विद दिस। यू कैन हेल्प? तुम पहले खुद की तो मदद कर लो। बेशर्म, चुपचाप निकल यहाँ से। अश्विन, गेट आउट फ्रॉम हियर। यू आर गुड फॉर नथिंग। लेकिन मैं। अश्विन, मेरी बेटी की जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद कर दी है तुमने। अब क्या ऐसे जेल भी भिजवाओगे? जाओ यहाँ से। अश्विन राहुल, रिया और नीता को गुस्से से देख रहा था। तभी उसका ध्यान ईशा पर गया। ईशा अभी तक एकटक अश्विन को देखे जा रही थी। वो अभी तक शॉक में थी। उसे लग रहा था कि अश्विन चाहे जैसा भी हो लेकिन वो ऑनेस्ट हस्बैंड था। वो कभी भी ईशा को धोखा नहीं देगा। लेकिन आज उसे लग रहा था कि अश्विन ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसलिए उसे अश्विन पर गुस्सा आ रहा था। मैं यहाँ सिर्फ ईशा की मदद करने आया हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान की कोई मदद नहीं चाहिए। तुम बाहर निकलो यहाँ से। और वैसे भी तुम क्या मदद करोगे? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है। ये नाटक बंद करो अश्विन। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में ईशा को बचा सकता हूँ। तुम बचा सकते हो? एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो तुम। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे। मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम मेरी बात। अपना फैमिली ड्रामा बंद करो। जेल में बहुत टाइम मिलेगा तुम लोगों को ये नाटक करने के लिए। कोई जेल नहीं जाएगा। अच्छा,
Either you all will go to jail or compensate me with 100 crore rupees. अश्विन, तुमने मुझे वैसे ही बहुत परेशान किया है, अब क्या मेरे पूरे परिवार को जेल भी भिजवाओगे? प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। बस बहुत हो गया ईशा, नाउ शट अप। ईशा को विश्वास ही नहीं हुआ कि अश्विन उससे इस तरह भी बात कर सकता था। ईशा को गुस्सा तो काफी आ रहा था। वो जैसे ही कुछ बोलने लगी, अश्विन ने घूर कर उसको देखा। ईशा को अश्विन की आंखों में पहली बार इतना गुस्सा दिखाई दिया था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैम, मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है इसमें ईशा और उसकी फैमिली का कोई हाथ नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर आपको कुछ भी होता है तो मैं जेल जाऊंगा, आई प्रॉमिस। बट फर्स्ट लेट मी ट्राई, आई कैन हेल्प यू विद दिस। अश्विन की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग शॉक्ड रह गए। अश्विन ने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। अश्विन की बात सुनकर राहुल और नीता के चेहरे पर स्माइल आ गई कि आज अश्विन जेल चला जाएगा और उनका इस अश्विन से पीछा छूटेगा। वहीं ईशा को गिल्ट हो रहा था, लेकिन उसने अपने गिल्ट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो अभी भी अश्विन को गुस्से से ही देख रही थी। You will try. Such an overconfident boy. Okay, जो भी करना है जल्दी करो। अब तो पुलिस भी आ चुकी है, तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर। अश्विन ने जूही की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने एक पेपर और पेन उठाया और उस पर कुछ लिखकर ईशा की तरफ बढ़ा दिया। जल्दी से ये सब ले आओ। अश्विन में आज एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, जिसे देखकर ईशा बहुत हैरान थी। उसे आज एक अलग अश्विन नजर आ रहा था, जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। ईशा गो फास्ट। ईशा ने चुपचाप वो पेपर लिया और ऑफिस से बाहर चली गई। वहीं सारे लोग हैरानी से अश्विन को देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा था। मेरी बात सुनिए, पहली बात, इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी जो स्किन है वो अलग तरीके की है, इसलिए आपको ये प्रोडक्ट सूट नहीं हुआ। तो तुम्हारा मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम है वो मुझ में है, इस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। This is what you are trying to say. यस। How dare! ये लो। जूही अपनी बात पूरी करती उससे पहले ईशा वहां आ गई। उसने अश्विन को सामान का पैकेट दिया और उसे देखने लगी। अश्विन ने भी एक बार ईशा को देखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो पैकेट से सामान निकाला और उन्हें पीसना शुरू कर दिया। वही ईशा दूर खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में हजारों सवाल जन्म ले चुके थे, जिनके जवाब पाने के लिए वो पागल हुए जा रही थी। अगर अश्विन बोल सकता है तो फिर इसने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? इसने क्यों ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखा? आखिर ये कैसे जूही को गलत साबित करेगा? आखिर अश्विन की सच्चाई क्या है? इसने और क्या-क्या छुपा रखा है मुझसे? लीजिए, इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। ईशा ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अश्विन की आवाज से उसका ध्यान टूटा। अश्विन एक बाउल लेकर जूही के सामने खड़ा था। जूही अश्विन को आश्चर्य से देख रही थी। Are you mad or what? पता नहीं कौन सा पेस्ट बनाकर मुझे दे रहे हैं। अगर इससे मेरे चेहरे को कुछ हो गया तो अपने आप को बचाने की ये फालतू कोशिश मत करो तुम। मैं कोई फालतू कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, फेस पर मत लगाइए। अगर आपको डाउट है तो इसे अपने हाथ पर लगा लीजिए। वैसे भी पुलिस तो खड़ी ही है मुझे अरेस्ट करने के लिए। सिर्फ 10 मिनट की ही बात है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो I'll kill you। जूही की बात सुनकर अश्विन के चेहरे पर स्माइल आ गई। जूही ने वो पेस्ट अपने हाथ पर लगा लिया और 10 मिनट पूरे होने का इंतजार करने लगी। जूही के साथ साथ वहाँ मौजूद सारे लोग बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। आज का दिन सबके लिए किसी फिल्मी दिन से कम नहीं था। हो गए 10 मिनट। आप वॉशरूम में जाकर अपने हाथ धो लीजिए। जूही ने अश्विन को देखा और एक गहरी सांस ली। फिर वो सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। सारे लोग टकटकी लगाए वॉशरूम की तरफ देख रहे थे। वो सब जूही के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बाहर मौजूद सब शॉक हो गए। राहुल मन ही मन खुश हो रहा था। आज ये अश्विन का बच्चा जेल चला जाएगा, फिर मुझे ईशा से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो मजा ही आ जाएगा। आज तो तू गया अश्विन, अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक जूही वॉशरूम से बाहर आई और भागकर उसने अश्विन को गले लगा लिया। ये सब देखकर सब हैरान रह गए थे। अश्विन, you are a magician. I can't believe this. ये देखो मेरी स्किन, सारी दाग खत्म हो गए। ग्लो देखो मेरी स्किन पर। ऐसी स्किन के लिए हर लड़की मरती है। तुमने तो जादू कर दिया अश्विन। जूही को अश्विन की इतनी तारीफ करते देख राहुल जलन के मारे अंदर ही अंदर जल रहा था। वहीं ईशा हैरानी से कभी अश्विन को देखती तो कभी जूही को। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अश्विन ने उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। आप लोग जा सकते हैं। Everything is fine now. जूही ने सारे पुलिस वालों को वापस भेज दिया था। क्या तुम मेरी एक मदद और कर सकते हो? ये कहते कहते जूही ने अश्विन का हाथ पकड़ लिया था। जूही के छूते ही अश्विन के पूरे शरीर में बिजली कौंध गई। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। कैसी मदद? अगर तुमने मेरी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट किया है तो फिर तुम और भी बीमारियां ठीक कर सकते हो, राइट? वो तो मैं पेशेंट को देखे बिना नहीं बता सकता। तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। मेरे फादर काफी दिनों से बहुत बीमार हैं। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। हो सकता है तुम कुछ हेल्प कर पाओ। जूही की बात सुनकर अश्विन कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
जूही को उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ साफ दिखाई दे रहा था। डोंट वरी अश्विन, मैं तुम्हारी फीस दूंगी, फिर चाहे तुम मेरे फादर को ठीक कर पाओ या ना कर पाओ। आई विल गिव यू 50 lakhs। इज इट गुड फॉर यू? जूही के मुंह से 50 लाख रुपए की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तक कि ईशा के लिए भी 50 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। अश्विन ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार। अश्विन मत जाओ। अश्विन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही ईशा ने उसे बीच में ही रोक दिया। पर ईशा, में एक बार पेशेंट को तो देख। तुम डॉक्टर नहीं हो अश्विन। आज तुमने एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर दी। तुम्हें लगने लगा कि तुम कोई भी बड़ी बीमारी का इलाज कर दोगे। पर एक बार मुझे देखने तो दो, क्या पता मैं कुछ कर पाऊँ। कहीं नहीं जाओगे तुम, मैं मना कर रही हूँ ना। तुमने तो हमेशा मुझे हर चीज के लिए मना ही किया है। अश्विन की बात सुनकर ईशा को गुस्सा आ गया। उसने अपने दांत पीसे और अश्विन को घूर के देखा। ठीक है जाओ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मेरे पास भागते हुए मत आना मदद मांगने के लिए, समझे? अश्विन ने ईशा की बात सुनी और जूही के साथ वहां से चला गया। वहीं ईशा को अब अश्विन पर और भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अश्विन ने आज इतने लोगों के सामने ईशा को ऑफेंड कर दिया था। ईशा ने गुस्से में जमीन पर जोर से अपना पैर पटका। डैम इट, इसकी इतनी हिम्मत। इसको तो मैं शाम को बताती हूँ। ये अपने आप को समझता क्या है? ईशा, घर चले? आप लोग जाओ, मुझे कहीं जाना है। ईशा अभी भी उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी जिस दरवाजे से अभी अभी अश्विन निकला था। राहुल समझ गया था कि ईशा को कहाँ जाना था। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ईशा, मेरे पास गाड़ी भी है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ईशा ने कुछ सेकंड के लिए राहुल को देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। राहुल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आखिर उसे ईशा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल ही गया था। और फिर ईशा और राहुल दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे। तुम क्यों उस नकारा और बेहुदा इंसान के पीछे जा रही हो? अगर अश्विन इतना ही नाकारा होता तो आज जो मेरे लिए उसने किया है वो नहीं करता, समझे? तो अगली बार अश्विन के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट रखकर बात करना। ईशा की बात सुनकर राहुल का मुंह उतर गया था। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और जूही की गाड़ी को फॉलो करने लगे। तभी जूही के पास फोन आया। हेलो, क्या? पर अचानक कैसे? कब? ठीक है, मैं आती हूँ। इतना कहकर जूही ने फोन काट दिया। अश्विन हैरानी से उसे देख रहा था। जूही की आंखों में हल्का हल्का पानी आ गया। उसने गाड़ी की स्पीड कम की और रोड के साइड में लगा दी और खुद चुपचाप बैठ गई। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? और गाड़ी क्यों रोक दी आपने? वो पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। डॉक्टर ने पापा को आईसीयू में एडमिट कर लिया है। आप चिंता मत कीजिए, आपके फादर को कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है अब तुम शायद हमारी कोई मदद नहीं कर पाओगे। आने के लिए थैंक यू। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं चलता हूँ ना हॉस्पिटल आपके साथ, शायद मैं कोई मदद कर पाऊँ। और अगर नहीं भी कर पाऊंगा कोई मदद, तो मैं चुपचाप वापस आ जाऊंगा। आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। जूही ने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जूही की गाड़ी के पीछे पीछे ईशा और राहुल भी हॉस्पिटल आ गए थे। जैसे ही जूही हॉस्पिटल पहुंची, उसने देखा कि उसके फादर आईसीयू में बिस्तर पर लेटे हुए थे। डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और उनकी पूरी बॉडी पर अलग अलग ट्यूब्स लगी हुई थी। ये देखकर जूही बहुत घबरा गई थी। जूही, ये कौन है? अश्विन भी जूही के पास ही खड़ा था। वो भी जूही के साथ उसके फादर को शीशे में से देख रहा था। ये डॉक्टर अश्विन है, ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ, शायद कोई मदद कर देगी हमारी। संकेत ने पहले अश्विन को ऊपर से नीचे तक देखा। So अश्विन, do you have a practice license? अश्विन को संकेत के इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ ना में अपनी गर्दन हिला दी। नहीं है। जूही, व्हाट इज दिस? तुम किसी को भी पापा के ट्रीटमेंट के लिए लेकर आ जाती हो। अगर इसने ट्रीटमेंट किया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पता भी है तुम्हें? जूही बस सर झुकाए संकेत के सामने खड़ी थी। उसके पास संकेत की बात का कोई जवाब नहीं था। आस्क हिम टू लीव राइट नाउ। और मैंने पापा के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर को बुला लिया है, वो सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो डोंट वरी। इतना कहकर संकेत वहां से चला गया। I'm so sorry अश्विन, but I think अब आप जाइए यहाँ से। अश्विन अभी भी लगातार जूही के फादर को देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो जाने के लिए मुड़ गया। पापा, पापा, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज देखिए ना पापा को क्या हुआ है। अचानक जूही के पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। लगातार उनकी सांसें और हार्ट बीट धीरे होती जा रही थी। डॉक्टर, इनको हाई शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही में एक हिडन डिसीज है जो कि बहुत खतरनाक है। Who are you? It's none of your business. Just get out. अश्विन ने फिर कुछ नहीं कहा और वो वहां से जा ही रहा था, लेकिन तभी उसने संकेत के चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर वो रुक गया। अश्विन ने डॉक्टर से बात भी करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने उसे डांट कर वहां से चले जाने को बोल दिया। तुम गए नहीं अभी तक। Get out right now. संकेत को अश्विन पर चिल्लाता देख जूही को भी अश्विन पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी बार जाने को बोल देने के बावजूद अश्विन अभी तक वहीं क्यों खड़ा था। मिस्टर अश्विन, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं बोल चुकी हूँ कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जाइए प्लीज। आप मेरी बात। हाँ, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं,
आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप जाइए। क्या पैसे? अश्विन ने जब जूही के मुंह से पैसे की बात सुनी तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने नाजुक वक्त में भी जूही उसे इस तरह जज करेगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ना सुनकर पछताओगे तुम लोग। इतना कहकर अश्विन पलटा और गुस्से में वहाँ से निकल गया। वो थोड़ी दूर पहुँचा ही था कि ईशा ने उसका रास्ता रोक लिया। अश्विन ईशा को हॉस्पिटल में देखकर हैरान हो गया। तुम यहाँ? करवा ली अपनी बेइज्जती, मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अश्विन, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती ना? आखिर क्यों तुम हर बार लोगों के सामने खुद की इंसल्ट करवाते रहते हो? तुम्हें मजा आता है क्या? ईशा, तुम भी किससे बात कर रही हो? तुम चलो यहाँ से, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। हाँ तो फिर जाओ तुम। ईशा ने राहुल को 2 टूक सा जवाब दे दिया, जिसे सुनकर राहुल शॉक्ड रह गया। उसने कम से कम इस वक्त तो ईशा से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। ईशा, तुम? मुझे मेरे हस्बैंड से अकेले में बात करनी है, तो तुम जाओ यहाँ से। मैं अश्विन के साथ ही घर आ जाऊंगी। ईशा इस वक्त अश्विन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रही थी। वो खुद भले ही अश्विन को कुछ भी बोल देती हो, लेकिन किसी और के मुंह से अश्विन के बारे में बुरा सुनना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उधर ईशा की बात सुनकर राहुल के तन बदन में आग लग गई। पापा, पापा। इधर ईशा अश्विन पर चिल्ला रही थी कि तभी अचानक संकेत के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। संकेत के पापा के रूम में डॉक्टर का हुजूम उमड़ रहा था, लेकिन फिर भी हर गुजरते पल के साथ उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। वार्ड के बाहर काफी लोग जमा हो गए थे। डॉक्टर प्लीज कुछ करिए, मेरे फादर को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम ही साबित हो रही थी। अब तो डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। आई एम सॉरी, बट अब कोई चांस नहीं। फ्यूनरल की तैयारी करो, अब कुछ नहीं हो सकता। संकेत की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। जूही भी हताश होकर अपने फादर के पास बैठी थी। मैं इन्हें बचा सकता हूँ। अश्विन ने ये बात चिल्लाकर बोली थी, तो हर किसी का ध्यान उस आवाज की तरफ गया। अश्विन आगे आया और आकर संकेत के फादर के सामने खड़ा हो गया। जूही ने अपनी भीगी पलकें उठाकर अश्विन को देखा। जूही की आंखों में आंसू थे और गला चोक्ड था। क्या तुम सच में पापा को बचा सकते हो? तुम गए नहीं अभी तक। संकेत ने जूही की बात को बीच में ही काट दिया। सर, मैं आपके फादर को बचा सकता हूँ। बाहर जाओ यहाँ से, अगली बार बोलूंगा नहीं सीधा मैं। संकेत गुस्से से पागल हो रहा था। उसने खड़े होकर अश्विन को बाहर की तरफ धक्का दे दिया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये फादर ही है ना आपके, आप बेटे हो ना इनके। संकेत ने जब अश्विन को धक्का दिया तो अश्विन को भी गुस्सा आ गया। उसे इस बात पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि संकेत उसे ट्रीटमेंट करने ही नहीं दे रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं कर रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके फादर को बचा सकता हूँ, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इन्हें जिंदा देखना भी चाहते हैं या नहीं। पूरे वार्ड में माहौल बहुत गर्म हो गया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऑर्डिनरी लड़का शहर के सेक्रेटरी की फैमिली पर इस तरह चिल्ला सकता था। संकेत, एक बार इसे कोशिश करने देते हैं, क्या पता ये बचा ले पापा को। पर इसके पास लाइसेंस तक नहीं है, ये कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? तो जिनके पास था लाइसेंस उन्होंने क्या कर लिया? वो भी तो नहीं बचा पा रहे हैं ना आपके फादर को। मेरे लिए आपके फादर को बचाना बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो आपके फादर की जिंदगी आपके हाथ में है। आप उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं या नहीं? संकेत ने अपनी आंखें छोटी की और घूर के अश्विन को देखा। और बदले में चाहते क्या हो? अगर मैंने आपके फादर की जान बचा ली तो आपने मेरे साथ जो बदतमीजी की थी, इसके लिए सबके सामने माफी मांगेंगे। और अगर नहीं बच पाए तो मुझे अभी इसी वक्त यही गोली मार देना। अश्विन की बात सुनकर सब के सब दंग रह गए थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अश्विन का कॉन्फिडेंस था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अपनी हर बात याद रखना। इतना कहकर संकेत ने अश्विन को ट्रीटमेंट करने की इजाजत दे दी। अश्विन आगे बढ़ा और सबको साइड में कर दिया। मुझे 4 नीडल दे दीजिए प्लीज। अश्विन संकेत के फादर का ट्रीटमेंट करने में बिजी हो गया था। वहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अश्विन कर क्या रहा था। थोड़ी देर बाद अश्विन अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो काफी थक चुका था। हो गया, आई सेव्ड हिम। अश्विन के मुंह से जब लोगों ने ये शब्द सुने तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने हार्ट बीट मॉनिटर करने वाली स्क्रीन की तरफ देखा तो पेशेंट की हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी थी। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले बिल्कुल सफेद पड़ चुका था वो भी नॉर्मल हो गया था। अगर 2 मिनट और देर हो जाती तो मेरे लिए इन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। अश्विन के ये शब्द संकेत के दिल में किसी खंजर की तरह जा चुभे थे। उसे पता था कि जो भी देरी हुआ वो सब उसी की वजह से हुई थी। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। अगर आज आप नहीं होते तो पापा। संकेत को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो अश्विन के सामने घुटनों पर बैठ गया, जबकि शर्त सिर्फ माफी मांगने की थी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज खड़े हो जाइए। मुझे प्लीज अपने बिहेवियर के लिए माफ कर दीजिए। मैं कहने को तो इनका बेटा हूँ, लेकिन आज मेरी वजह से पापा की जान भी जा सकती थी। लेकिन अब सब ठीक है, आप ध्यान रखिए अपने फादर का। मैं चलता हूँ। अश्विन, थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माय बिहेवियर। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अश्विन ईशा के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। दोनों जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर ईशा की माँ नीता, पापा और रिया बैठे हुए थे। ईशा के आते ही नीता अपनी जगह से खड़ी हो गई। आ गई बेटा, और तुम कब तक ईशा और हमारी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करते रहोगे? कब पीछा छोड़ोगे हमारा? तंग आ गए हैं हम तुमसे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और कपड़े बदलो, शाम को मेहमान आने वाले हैं। उनके सामने तो कम से कम इंसल्ट मत करवाना हमारी। अश्विन ऊपर जाने लगा
लेकिन तभी ईशा के पापा ने उसे रोक लिया। रुक जाओ अश्विन, कुछ याद है तुम्हें? अश्विन ने ना में सर हिला दिया। तुम दोनों की शादी को काफी वक्त हो गया है। जब तुम शादी कर रहे थे तब मैंने एक शर्त रखी थी, कुछ याद आया? अश्विन को अच्छे से याद था कि ईशा के पापा कौन सी शर्त की बात कर रहे थे, लेकिन वो शॉक्ड था कि आज अचानक उन्हें ये शर्त क्यों याद आ रही थी। आज ये बात करने का मतलब है तुम्हें दिया हुआ टाइम अब पूरा होने वाला है। अगर दिसंबर तक तुम दोनों ने बच्चा पैदा नहीं किया तो तुम्हें ईशा को डिवोर्स देना होगा। अमित की बात सुनकर अश्विन शॉक हो गया। वो कभी भी ईशा को डाइवोर्स देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। डिवोर्स? इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? कंडीशन यही थी ना शादी के वक्त। याद रखना, दिसंबर तक का टाइम है तुम्हारे पास। अमित ने इतना कहा और फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी हो गया। अश्विन वहीं खड़ा खड़ा उसे देख रहा था। जैसे ही वो ऊपर जाने लगा, रिया ने उसे टोक दिया। अगर तुम फिर से अपने सारे कपड़े खोलने वाले हो तो दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। रिया की बात सुनकर सब चौंक गए थे। रिया अश्विन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर अधूरी बात बोली ताकि सबके दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाए अश्विन के खिलाफ। सारे कपड़े खोलने का मतलब? रिया, साफ साफ बोलो। मैंने सबको साफ साफ बोला है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती। इस अश्विन ने सुबह। बस शाम को हमें जाना भी है। सारा वक्त इन फालतू की बातों में ही बर्बाद कर देना तुम लोग। जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। अमित की बात सुनकर अश्विन अपने रूम में चला गया, लेकिन रिया अपने इरादों में कुछ हद तक कामयाब हो चुकी थी। ईशा के मन में शक का बीज जन्म ले चुका था। उसे अभी अश्विन से इस बारे में बात करनी थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से में अश्विन के पीछे पीछे रूम में चली गई। ये रिया क्या कह रही थी नीचे? क्या कह रही थी? क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्या करूंगा रिया के साथ? तो फिर बताओ ना, उसने ये क्यों कहा? ईशा, तुम गलत समझ रही हो। सुबह सिर्फ इतना हुआ था कि मैं बाहर से आया था और मैंने नहाने के लिए अपने कपड़े खोले, लेकिन गलती से मैं दरवाजा लॉक करना भूल गया और उसी वक्त रिया रूम में आ गई और उसने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। बस अश्विन, तुम। क्या अश्विन, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि बच्चे के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ कोई बच्चा पैदा नहीं करने वाली। ईशा की ये बात अश्विन को बहुत अजीब लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ईशा की इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। मतलब कुछ नहीं, रेडी हो जाओ, लेट हो रहा है। इतना कहकर ईशा रूम के बाहर निकल गई। अश्विन को कुछ समझ ही नहीं आया कि ईशा अभी क्या बोलकर गई। अश्विन फटाफट रेडी होकर नीचे आ गया। आज ईशा और उसकी पूरी फैमिली को एक फैमिली डिनर के लिए जाना था। नीता बिल्कुल भी अश्विन को साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लेकर जाना पड़ रहा था। तुम वहाँ कुछ नहीं बोलोगे, समझे? चुपचाप बैठे रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हो। ठीक है। सब लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। वहां ईशा के कजन सिस्टर और उनके हस्बैंड पहले ही पहुंच चुके थे। सबने एक दूसरे को ग्रीट किया और एक टेबल पर बैठ गए। और ईशा, हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग? दिव्या सवाल तो ईशा से पूछ रही थी, लेकिन देख अश्विन को रही थी। अच्छी चल रही है, तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? पुनीत को तो टाइम ही नहीं मिलता, कभी इस देश में कभी उस देश में। साथ में तो हम टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। मुझे तो तेरा ठीक लगता है। अश्विन तो पूरा दिन घर पर ही रहता है। खूब टाइम स्पेंड करते हो तुम दोनों तो साथ में। क्या बोल रही हो दिव्या? बेचारा अपनी मर्जी से थोड़ा ना घर बैठा है। अब जॉब नहीं है तो वो भी क्या करे? सबने बैठते ही अश्विन के बारे में इनडायरेक्टली उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन अश्विन चुपचाप बैठकर सब सुन रहा था। लेकिन ईशा को मन ही मन सब पर गुस्सा आ रहा था। हमारी कंपनी में कुछ सर्वेंट की जरूरत है। अगर ईशा तुम बोलो तो मैं अश्विन के लिए बात कर सकता हूँ। मतलब कब तक तुम्हारे टुकड़ों पर पलता रहेगा? पुनीत ने फ्लो में अपनी हद पार कर दी थी। ईशा को पुनीत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि बगल में रखा पानी का ग्लास उठाकर पुनीत के सर पर मार दे। लेकिन उसे पुनीत से भी ज्यादा गुस्सा अश्विन पर आ रहा था, क्योंकि इतना सब सुनने के बाद भी अश्विन चुपचाप बैठा था। बाय द वे अंकल, आज इतने दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ तो मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। आपका जरूर पसंद आएगा। पुनीत ने बगल में रखा एक बॉक्स उठाया और टेबल पर अमित के सामने रख दिया। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी अंकल। जब किसी से मिलते हैं तब बिना गिफ्ट के नहीं मिलना चाहिए, खासकर जब आप पहली बार मिल रहे हो। क्यों अश्विन? पुनीत ने अश्विन पर एक ताना और कस दिया। अश्विन आज पहली बार इन सब लोगों से मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया था। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम बोल नहीं सकते हो। बेचारा। पुनीत बार बार अश्विन को टॉन्ट मार रहा था, लेकिन अश्विन सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। वाह, ब्लू एंड व्हाइट बोल बहुत खूबसूरत है। अमित ने पुनीत का दिया हुआ गिफ्ट वहीं खोल लिया। अमित को हमेशा से एंटीक और ब्लू पॉटरी का बहुत शौक था, इसलिए ये बाउल देखकर उसका दिल खुश हो गया। पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया। एंटीक चीज है। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। आपके लिए कुछ भी अंकल। सिंगापुर से खास आपके लिए लेकर आए हैं। दिव्या की बात सुनकर अमित चौंक गया। सिंगापुर से? फिर तो काफी महंगा होगा। हाँ मतलब ठीक है, सिर्फ 10 लाख रुपए का है। 10 लाख का बाउल सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के होश उड़ गए। अब सब लोग बड़े ध्यान से उस बाउल को देख रहे थे।
वहीं पुनीत को खुद पर प्राउड हो रहा था। इस नकली चीज के 10 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? जैसे ही अश्विन ने ये बोला, सबने चौंक कर अश्विन की तरफ देखा। ये बोल सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये बाउल नकली है। नकली? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खुद तो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए और जो लेकर आया उसे भी नकली बता रहे हो। नकली गिफ्ट लेकर आने से अच्छा है कि मैं कोई गिफ्ट लेकर ही नहीं आया। ये बोल बिल्कुल असली है। सिंगापुर से इम्पोर्टेड इसका बिल भी है हमारे पास, दिखाऊं? पुनीत और दिव्या जोर जोर से चीख रहे थे। जब इंसान को अपने झूठ को सच साबित करना होता है तो वो चीखना शुरू कर देता है। इस वक्त पुनीत और दिव्या यही कर रहे थे। उधर ईशा की मां नीता को अश्विन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने यहाँ आने से पहले अश्विन को चुप रहने के लिए बोला था, लेकिन अश्विन अपनी जुबान बंद नहीं रख पाया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी अश्विन। पुनीत कभी नकली चीज नहीं ला सकता। देखने में ये बिल्कुल असली जैसा है, लेकिन ये नकली है। एक बात और, ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसे कई महीनों तक कब्र के अंदर दबा के रखा गया है। अश्विन की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर एक बाउल को कब्र में दबाकर रखने से क्या हो जाएगा, यही सोचकर सब हैरान हो रहे थे। ईशा, तुम्हारा पति पागल हो गया है, तुमने भी किससे शादी कर ली? ही इज मैड। अच्छा, मैं पागल हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बॉल नकली है और इसे कब्र के अंदर काफी दिनों तक दबा कर रखा गया है। ऐसे बॉल जिस भी घर में जाते हैं उस घर की हवा खराब हो जाती है। अगर आज पापा ये बॉल लेकर घर चले जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर इस परिवार से किसी को कोई ना कोई जानलेवा बीमारी जरूर हो जाएगी। अश्विन ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कही थी। अश्विन की बात सुनकर सब एक बार के लिए डर गए थे। वहीं पुनीत धीरे धीरे अपना आपा खो रहा था। अचानक उसने आकर अश्विन का कॉलर पकड़ लिया। तू समझता क्या है अपने आप को? मेरे 10 लाख के बॉल को नकली बताने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अमित फटाफट खड़ा हो गया और उसने पुनीत और अश्विन को अलग किया। तभी रूम का दरवाजा खुला और वेटर खाने के साथ अंदर आया। पुनीत वेटर को आता हुआ देख अपनी जगह जाकर बैठ गया। मिस्टर अश्विन, बाहर से 2 लोग गुजर रहे थे। अचानक उनमें से एक की नजर अश्विन पर पड़ी और वो रुक गया। वो तेज कदमों से अंदर आया, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही पुनीत बोल पड़ा। अरे सर, आप यहाँ? तुम कौन हो? सर, आई एम पुनीत देसाई, असिस्टेंट टू द सिक्योरिटी चीफ। मैंने तुम्हारा नाम पहले कहीं सुना है। तुमने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था ना? यस सर। पुनीत को अंदर ही अंदर बहुत प्राउड फील हो रहा था। इस वक्त उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सर, आपने अंदर आते वक्त किसी का नाम पुकारा था। हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं यहाँ अश्विन से मिलने आया था। कैसे हो अश्विन? संकेत के मुंह से अश्विन का नाम सुनकर पुनीत चौंक गया था। उसकी सारी खुशी 1 सेकंड में गायब हो गई थी। इस अश्विन से आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। ये तो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला इंसान है। आपको इसके जैसे नकारा इंसान से क्या काम हो सकता है? संकेत ने जब पुनीत के मुंह से अश्विन के लिए इतने छोटे शब्द सुने तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पहले पुनीत को देखा और फिर अश्विन को। ये क्या बोल रहा है अश्विन? छोड़िए ना सर इसकी बातों को। आप बताइए, फादर कैसे हैं आपके? फादर बिल्कुल ठीक है। सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्ज था सर। अब तो मुझे ये बताओ कि ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं तुम्हारे बारे में। ये इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है कौन ये? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं कल ही इंक्वायरी बिठा देता हूँ इसके खिलाफ। पुनीत ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहीं अश्विन पुनीत की तरफ देख रहा था। पुनीत की आंखों में उसे बेबसी और लाचारी नजर आ रही थी। पुनीत ने आज अश्विन को क्या कुछ नहीं बोल दिया था, इसलिए पुनीत को पूरा यकीन था कि अश्विन आज उसकी नौकरी खा जाएगा। वहीं अश्विन का मन कर रहा था कि संकेत को वो पुनीत के बारे में सब सच सच बता दे और उसे नौकरी से निकलवा दे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अश्विन, तुम्हारी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। तुम बोल सकते हो मुझे। पुनीत की घबराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर अश्विन ने कुछ भी बोल दिया तो उसका करियर यहीं बैठे बैठे खत्म हो जाएगा। अश्विन ने एक बार पुनीत की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ये मेरी फैमिली है, हम ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तभी अचानक संकेत की नजर टेबल पर रखे उस ब्लू एंड व्हाइट बाउल पर पड़ी जो पुनीत लेकर आया था। What a beautiful ball. सर, यू लाइक्ड इट? मेरे पास एक और है, इफ यू वांट। पुनीत को एक और मौका मिल गया था संकेत को इम्प्रेस करने का। तभी उसने तुरंत मौके पे चौका मारने की कोशिश की। Really? I will love to have it in my house. संकेत के मुंह से ये बात सुनकर पुनीत के चेहरे पे स्माइल आ गई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अश्विन बोल पड़ा। सर, इसकी खूबसूरती पर मत जाइए, ये नकली है। अश्विन की बात सुनकर संकेत चौंक गया। वहीं पुनीत को संकेत को इम्प्रेस करने का मौका हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। सर, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इंपोर्टेड फ्रॉम सिंगापुर। अश्विन को गलतफहमी हो रही है। पुनीत की बात सुनकर संकेत ने पहले बाउल को देखा, फिर पुनीत की ओर और फिर अश्विन। Really अश्विन, ये नकली है? 100%। लगता नहीं है कि नकली है। एक मिनट, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में अनिकेत? संकेत के साथ जो दूसरा व्यक्ति अंदर आया था उसी का नाम अनिकेत था। इतनी देर से वो चुपचाप खड़ा खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। अश्विन ये अनिकेत है और अनिकेत ये अश्विन है। अनिकेत एक प्रोफेशनल ऑथेंटिसिटर है। ये अभी बता देगा कि ये बॉल असली है या नकली।
अनिकेत ने संकेत के हाथ से वो बाउल ले लिया और ध्यान से उसे देखने लगा। तो अश्विन, तुम्हें लगता है कि ये बॉल नकली है? जी सर। अनिकेत जब उस बाउल को एग्जामिन कर रहा था तब सबकी नजरें अनिकेत के बोलने के इंतजार में उसी को देख रही थी। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल असली जैसा है। अनिकेत की बात सुनकर पुनीत के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। लेकिन ये असली है ही नहीं। जैसे ही अनिकेत ने ये कहा, सबके मुंह शौक से खुले के खुले रह गए, लेकिन अश्विन एकदम शांत था। वहीं पुनीत को अब उस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा था जिसने उससे कहा था कि ये बाउल बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है। चाहे कोई एक्सपर्ट ही क्यों ना आ जाए, कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये बाउल नकली है। दूसरी बात, ये देखने में भले ही इतना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसे कुछ टाइम तक एक कवर में भी रखा गया है। जैसे ही अनिकेत ने ये कहा, सबने एक साथ अश्विन की तरफ देखा, क्योंकि उसने भी बिल्कुल यही कहा था। लेकिन तब किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। बिल्कुल सर, इसे घर में रखना मौत को बुलावा देने से कम नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा इसको खतरनाक कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि काफी दिनों तक कब्र में रहने की वजह से काफी खतरनाक बैक्टीरिया इसके साथ आपके घर में आ जाएंगे, तो आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी को जन्म दे सकता है। तो प्लीज आप इसे घर न लेकर जाएं तो ही अच्छा है। इतना कहकर अनिकेत ने वो बाउल नीचे रख दिया। अब मुझे समझ आया कि संकेत तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। इस बॉल को पहचानना आसान काम नहीं है। You really have a good eye. I like you, अश्विन। अनिकेत ने इतना कहा ही था कि उसका फोन बज उठा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। हम जल्दी मिलेंगे अश्विन, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर अनिकेत ने फोन उठाया और बाहर चला गया। अश्विन, मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। कहिए ना सर। यहाँ नहीं, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। आओ बाहर चलते हैं। अश्विन संकेत के साथ बाहर चला गया। अंदर बैठे सारे लोग अब पुनीत और दिव्या को देख रहे थे। सबके ऐसे देखने की वजह से पुनीत और दिव्या दोनों बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। तुम जानबूझकर ये बाउल लेकर आए मेरे लिए ताकि... आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल? अगर मुझे पता होता कि ये नकली है तो... रहने दो पुनीत, सब पता है मुझे। मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। पुनीत के लिए वहां रुकना मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। उधर संकेत अश्विन के साथ एक साइलेंट स्पेस में आ गया था। मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए अश्विन। कहिए ना सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मेरे फादर की तबीयत पहले कभी इतनी खराब नहीं रहती थी, लेकिन पिछले 1 साल से जब से वो हमारे साथ रहने आए हैं, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। आज तुमने देखा ही था, ही ऑलमोस्ट डाइड। जी सर। वो पिछले कुछ दिनों या कह दो महीने से मेरे बेटे की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। काफी डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे हुआ क्या है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे घर आकर मेरे बेटे को देख लो। ठीक है सर, मैं कल आ जाता हूँ। अश्विन को समझ आ गया था कि आखिर संकेत के घर में क्या प्रॉब्लम थी। उसने पुनीत के लाए हुए बाउल पर एक काले रंग का अजीब सा निशान देखा था, जो कि संकेत की फादर की बॉडी पर भी था। मैं कल सुबह गाड़ी भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए। एंड थैंक यू अश्विन, थैंक यू सो मच। प्लीज सर, आप थैंक यू मत बोलिए। मैं कल आता हूँ आपके घर। ओके, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम जाओ उनके पास। अश्विन ने संकेत को बाय कहा और वापस ईशा और उसकी फैमिली के पास आकर बैठ गया। सब चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अश्विन के आते ही सबने खाना खाया और घर के लिए निकल गए। नीता, जो हमेशा अश्विन पर चिल्लाती रहती थी, वो आज उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे, ईशा फटाफट गाड़ी से उतरी और अपने रूम में चली गई। अश्विन कुछ देर लॉन में अकेले जाकर बैठ गया था। अश्विन के दिमाग में अभी काफी अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद वो अपने रूम में आ गया। रूम में ईशा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे नींद आ चुकी थी। शादी के बाद शायद ही कभी वो दोनों एक साथ सोए होंगे। अश्विन जाकर सोफे पे लेट गया। वो हमेशा सोफे पर ही सोता था। आधी रात के करीब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दिया। वो अचानक नींद से उठकर बैठ गया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे थे। ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक पूरी बॉडी में दर्द कैसे होने लग गया? अश्विन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा था। थोड़ी देर में ही उसका सारा दर्द गायब हो गया और वो फिर से सो गया। नींद में अश्विन एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां काफी अंधेरा था और चारों तरफ चमगादड़ और सांप ही सांप थे। काफी दूर उसे एक रोशनी दिखाई दे रही थी। अश्विन लगातार उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। चमगादड़ और सांपों के बीच से होता अब उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। जैसे जैसे वो रोशनी की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसे एक विशाल आकृति नजर आ रही थी। अचानक एक साधु उसके सामने आया और उसके माथे को अपने अंगूठे से जोर से दबाने लगा। अश्विन दर्द के मारे चीख रहा था। कुछ देर अश्विन के माथे को दबाने के बाद उसने अश्विन की छाती पर जोर से मुक्का मारा और अश्विन एक खाई में गिर गया। अश्विन नीचे जाते जा रहा था। जैसे जैसे जमीन पास आ रही थी, वैसे वैसे अश्विन की चीखें तेज होती जा रही थी और जैसे ही अश्विन जमीन से टकराया, वो घबरा कर उठ गया। अश्विन पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसके माथे में काफी दर्द हो रहा था।
उसने माथे पर हाथ लगाया तो वहां एक निशान था, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसका सर दबाया। अश्विन उठा तो उसने देखा कि ईशा ऑफिस जा चुकी थी। अश्विन को आज बहुत अलग महसूस हो रहा था, बहुत पावरफुल महसूस हो रहा था। वो खड़ा हुआ और सीधा घर से बाहर चला गया। अश्विन ने बाहर जाते ही संकेत को फोन कर दिया। हेलो अश्विन, मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अश्विन। संकेत की आवाज से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान था। कल पूरी रात में सो नहीं पाया। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो पता नहीं अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, अलग अलग आवाज निकाल रहा था। अश्विन को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि संकेत के बेटे को क्या हुआ। सर मैं अभी आपके घर आ रहा हूँ। तुम घर पर ही रुको, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। ठीक है। इतना कह के अश्विन ने फोन काट दिया। वो अपने घर के बाहर खड़ा खड़ा गाड़ी का वेट करने लगा। उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अचानक बहुत सारी ताकत आ गई हो। उसका दिमाग भी तेजी से काम कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। अरे सर, आप खुद मुझे पिक करने आए हैं? मेरे बेटे को कैसे भी करके ठीक कर दो अश्विन। मैं कोशिश करता हूँ सर। अगले 15 मिनट के अंदर वो दोनों संकेत के घर पहुंच गए थे। जैसे ही अश्विन ने संकेत के घर पर कदम रखा, उसके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई। अश्विन कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। क्या हुआ अश्विन? कुछ नहीं, चलिए पहले आपके बेटे को देख लेते हैं। अश्विन संकेत के साथ जैसे ही डाइनिंग रूम में पहुंचा, उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर अश्विन चौंक गया, लेकिन इन सब चीजों का उसे पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसे घबराहट बिल्कुल नहीं हो रही थी। कल पूरी रात वो इसी तरह चीखता रहा। मैंने बहुत कोशिश की उसे चुप करवाने की, पर न जाने उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने मुझे दीवार पर धक्का दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल हो गया। अब फिर से वो सब कर रहा है। चलिए देखते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आज आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पक्का? अश्विन में आज एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। उसे खुद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या और कैसे हो रहा था। अश्विन की बातों से संकेत के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली थी। दोनों जैसे ही संकेत के बेटे के रूम में गए, अचानक एक जोर से आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में किसी को भी बहरा कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर जोर जोर से रो रहा हो। अश्विन ने उसके बाद जो टेबल में देखा, वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुषार, तुषार! सर आप उसके पास मत जाइए। देखो ना इसकी क्या हालत हो गई है। अश्विन और संकेत दोनों ही संकेत के बेटे तुषार को देखकर चौंक गए थे। उन्होंने देखा कि तुषार बिस्तर पर पड़ा बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी गर्दन लगभग 270 डिग्री घूमी हुई थी और मुंह खुला हुआ था। तुषार के मुंह से काले झाग निकल रहे थे और वो लगातार अलग अलग आवाज निकाल रहा था। देखने में वो एक भयानक मंजर था। अगर कोई कमजोर दिल का व्यक्ति तुषार को ऐसे देख लेता तो निश्चित ही उसे हार्ट अटैक आ जाता। तुषार के बगल में बैठी उसकी माँ लगातार रोए जा रही थी। सर आप रुकिए, मैं देखता हूँ। अश्विन जैसे ही तुषार के पास पहुंचा, उसने देखा कि तुषार की पूरी आंखें लाल थी और वो अश्विन को घूर घूर के देख रहा था। आराम से, सब ठीक है, सीधे बैठो। तुषार ने अब अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा ली थी और वो अश्विन को देखकर हंस रहा था। अश्विन ने तुषार की गर्दन पकड़ी और एक झटके में सीधी कर दी। चुप, इधर देख। अश्विन लगातार तुषार की आंखों में देख रहा था। तुषार ने हंसना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अश्विन के कंट्रोल में आ गया हो। संकेत सर, मुझे काला कपड़ा और एक चाकू चाहिए। काला कपड़ा? काले कपड़े का क्या करोगे तुम? सर आप मंगवा दीजिए, फिर बताता हूँ। संकेत ने अपने सर्वेंट को अश्विन का बताया हुआ सारा सामान लाने को बोल दिया। अश्विन ने तुषार का हाथ पकड़ा और कुछ देर तक उसकी पल्स चेक की। बोल क्या चाहता है तू? क्यों इस बच्चे के पीछे पड़ा है? कौन है तू? अश्विन जब ये सब बोल रहा था तो संकेत और उसकी बीवी आश्चर्य से अश्विन को देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अश्विन कर क्या रहा था। तभी अचानक अश्विन ने तुषार को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर संकेत की बीवी को गुस्सा आ गया। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? संकेत, कौन है ये? मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मैंने उसके अंदर बैठी नेगेटिव एनर्जी को मारा है ताकि वो इसका शरीर छोड़ दे। क्या बकवास कर रहे हो संकेत? तुम किस बेवकूफ को उठाकर ले आए हो? अश्विन ये सब क्या बोल रहे हो तुम भी इन सब में बिलीव करते हो? तुम कैसे इन सब पर बिलीव कर सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर कुछ चीजें साइंस और कॉमन सेंस के परे होती हैं। अगर ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो कैसे आपके बेटे ने अपनी गर्दन पूरी घुमा ली? क्या ये एक आम आदमी के लिए पॉसिबल है? संकेत और माधुरी दोनों के पास ही अश्विन की बातों का कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक तुषार झटके से अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और जाकर सामने की दीवार से टकरा गया और जोर जोर से हंसने लगा। मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इन अंकल को भेज दो।
तुषार की बात सुनकर माधुरी रोने लगी। जैसे ही वो तुषार की तरफ बढ़ी, तुषार ने अपनी मां को जोर से धक्का दिया और फिर से बिस्तर पर कूद गया। तुषार की ऐसी हरकतें देखकर संकेत और भी ज्यादा घबरा गया। तभी वो सर्वेंट सामान लेकर आ गया जो अश्विन ने मंगवाया था। अश्विन ने चाकू लिया और अपनी उंगली पर कट लगा दिया। अश्विन ने उस काले कपड़े में अपने खून की कुछ बूंदें डाली और तुषार की तरफ बढ़ा। मेरे नजदीक मत आना, दूर चले जाओ। मैं अश्विन जल्दी से उसके नजदीक गया और वो कपड़ा तुषार के माथे पर रखकर उसे जोर से दबाया। तुषार दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा था। उसके नाक और मुंह से एकदम काले रंग का थोड़ा सा लिक्विड बाहर आया और तभी वो बेहोश हो गया। तुषार, तुषार! घबराइए मत, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं होगा। मैंने जो नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर बैठी थी उसे निकाल दिया है, थोड़ी देर में इसे होश भी आ जाएगा। इतना कहने के बाद अश्विन ने अपनी जेब से कुछ सुई निकाली और तुषार के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर लगा दी। तुषार उन नीडल्स की वजह से हो रहे पेन से करहा रहा था। अभी इसे रेस्ट करने दीजिए, थोड़ी देर बाद ये सुई निकाल दीजिएगा। अश्विन और संकेत दोनों बाहर लॉन में आ गए थे। अश्विन को अभी भी संकेत के घर में कुछ अजीब सा लग रहा था। अश्विन, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है। सर, क्या पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई इंसान आपके घर में आया था जो आपका दुश्मन हो या आपको पसंद नहीं करता हो, या फिर कोई ऐसा जिससे आपकी बनती ना हो? अश्विन की बात सुनकर संकेत सोच में पड़ गया था। थोड़ी देर बाद अचानक से उसे कुछ याद आया। हाँ, याद है। कुछ महीने पहले साहिल शुक्ला मेरे घर आया था। वो बहुत ही घटिया इंसान है। उसकी और मेरी कभी नहीं बनी। वो हमेशा से मेरी तरक्की से चलता है। आए क्यों थे वो? पता नहीं, एक दिन अचानक उसका फोन आया कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैंने उससे कहा भी था कि बाहर ही मिल लेते हैं, लेकिन वो घर आने की जिद करने लगा, तो मैंने बोल दिया कि आ जाओ। फिर वो घर के अंदर आए थे? घर के अंदर नहीं, वो अंदर तो नहीं आया था। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बताता हूँ, आइए मेरे साथ। अश्विन संकेत के साथ उसके घर के दरवाजे पर चला गया। यहीं खड़े थे वो? इस तरफ नहीं, वो इस तरफ खड़ा था। संकेत ने जो जगह बताई थी, अश्विन वहां ध्यान से कुछ देखने लगा। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद अश्विन की नजर एक जगह जाकर अटक गई। क्या हो गया अश्विन? अश्विन झुका और बगल में लगे एक पौधे के बीच में से एक कपड़े की पोटली उठा ली। संकेत को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अश्विन ये सब कर क्या रहा था। ये क्या है? नहीं समझे आप? ये है मिस्टर साहिल के आपके यहाँ आने का कारण। संकेत बहुत कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी की वजह से आपके घर में सब के सब बीमार हो रहे हैं। लीजिए, मैंने आपके घर की बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया है। सच में? हाँ, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक बात और, आपके घर में जितने भी ब्लू एंड व्हाइट पॉटरी के बाउल या कप हैं, सबको तुरंत बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। बाहर निकाल कर फेंक दूं? पर क्यों? भूल गए कल उस बाउल वाली बात? आपके घर में भी जो बाउल हैं वो कब्र से निकले हुए हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं भी निकलवा कर बाहर फेंक देता हूँ। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच अश्विन। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। जूही ने मुझे तुम्हारी फीस बता दी थी, मैं वो ट्रांसफर करवा दूंगा। अरे नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, क्लिनिक खोलने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? संकेत के मुंह से क्लिनिक खोलने की बात सुनकर अश्विन थोड़ा हैरान रह गया। उसने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, और सोचता भी कैसे। पिछले 2 दिन में जो उसके साथ हुआ था वो पहले कभी हुआ भी तो नहीं था। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं सर। तो सोचो, तुम कितने लोगों की जिंदगियां बचा सकते हो। इस सोसाइटी को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की जरूरत है। प्लीज थिंक अबाउट इट। आई इंसिस्ट। श्योर सर, मैं सोचकर बताता हूँ आपको। अभी मैं चलता हूँ। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं पैदल ही जाऊंगा। अश्विन संकेत को बाय बोलकर पैदल ही अपने घर के लिए निकल गया। आज उसे खुद पर थोड़ा प्राउड फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे पिछले 2 दिन में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। अश्विन अपने बचपन को याद करने लगा। जिंदगी भी कैसे अजीब है ना। इंसान जो भी सोचता है वैसा कुछ होता ही नहीं है। बचपन में सोचा था कि बड़ा होकर इस कॉलेज में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पर वैसा कुछ कर ही नहीं पाया। बचपन में अचानक मम्मी पापा का यूं गायब हो जाना, और फिर उस साधु बाबा का आना, और वो 10 साल तक कुछ भी नहीं बोलने की शर्त रखना। उफ, लेकिन फाइनली अब सब ठीक हो रहा है। अश्विन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आई। अश्विन वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अश्विन ने फिर से चलना शुरू कर दिया कि तभी वो आवाज फिर से आई। कौन है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हिम्मत है तो सामने आओ ना। अश्विन के इतना कहते ही एक व्यक्ति पेड़ के पीछे से निकलकर धीरे धीरे अश्विन के पास आने लगा। ओह, तो तुम हो? हाँ मैं हूँ, तुझे मजा चखाने आया हूँ। ये बात सुनकर अश्विन को हंसी आ गई। हंस ले। आज तेरे दोनों हाथ जिनसे तूने कल मेरी कॉलर पकड़ी थी ना, उन्हें काट कर ही मुझे चैन मिलेगा। देख राहुल, कल तू घर पर था इसलिए छोड़ दिया। अगर आज तूने कुछ भी किया
तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो धमकी दे रहा है मुझे? वह साले, तूने मुझसे ईशा को छीन लिया, कल उसकी पूरी फैमिली के सामने मेरी कॉलर पकड़ी। तू तो गया बेटा आज। अश्विन समझ गया था कि आज राहुल पूरा लड़ने के मूड में था। तभी राहुल ने सीटी बजाई। राहुल के सीटी बजाते ही आसपास से 8-10 लोग निकल कर आ गए। उन सब ने हाथ में हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट और डंडे पकड़े हुए थे। अश्विन उन सब को देखकर एक बार के लिए तो डर गया, लेकिन बाद में उसने खुद को समझाया कि उसे लड़ना तो पड़ेगा। क्यों डर गया इतने लोग देखकर? एक काम कर, मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ के माफी मांग ले, फिर नहीं मारूंगा तुझे। राहुल की बात सुनकर अश्विन जोर जोर से हंसने लगा। डर तो लग रहा है, लेकिन खुद के लिए नहीं, तेरे लिए। आज तेरा वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। अश्विन की बात सुनकर राहुल का खून खौल गया। उसने सबको अश्विन को मारने का इशारा किया। जैसे ही वो लोग अश्विन को मारने आगे बढ़े, अश्विन को पता नहीं क्या हो गया। वो हवा की रफ्तार से उनके बीच आया और अगले 2 मिनट में उन सभी लोगों को चित्त करके जमीन पर लिटा दिया। ये देखकर राहुल की हालत खराब हो गई। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगा। देख अश्विन, मेरे पास मत आना। तू 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 भी जानता नहीं है मुझे, पछताएगा तू। अश्विन धीरे धीरे राहुल के करीब आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा चल बता, कौन है तू और कितना खतरनाक है तू, बता। मैंने मना किया था ना कि मत लड़ाई कर, मत लड़ाई कर, लेकिन तू माना नहीं। वहीं रुक जा अश्विन, मैं बोल रहा हूँ कि आगे मत बढ़। अश्विन राहुल के करीब पहुंच गया था। उसने राहुल को, जो जमीन पर गिर गया था, उसे उसके बाल पकड़ के उठाया और जोर से एक थप्पड़ मारा। राहुल ने धीरे से अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। अश्विन ने राहुल को चाकू निकालते हुए देखा नहीं था। अबे साले, तू मारेगा मुझे? तेरी इतनी हिम्मत? राहुल अश्विन पर चाकू से वार करने ही वाला था कि तभी अश्विन ने वो चाकू देख लिया और राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। आई एम सॉरी अश्विन, आई एम सॉरी। सॉरी? अश्विन ने इतना कहा और राहुल को जोर से एक लात मार दी। राहुल अश्विन से थोड़ी दूर जाकर गिरा। जैसे ही राहुल जमीन पर गिरा, वो तुरंत खड़ा हुआ और वहां से भाग गया। हरामजादा। अश्विन भी फिर चुपचाप घर आ गया। आते ही वो सीधा अपने रूम में गया। अश्विन काफी थक चुका था। वो नहाना चाहता था, इसलिए रूम में आते ही उसने अपना शर्ट खोला और पैंट खोलते खोलते बाथरूम की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा, बाथरूम का गेट खुला। ईशा खुद को टॉवल में लपेटे हुए थी। तभी अश्विन और ईशा दोनों आपस में टकरा गए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें कि मेरे सामने अपने कपड़े मत उतार कर घूमा करो। तुम्हें समझ नहीं आता? बास्टर्ड। तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? मैं तो सिर्फ नहाने जा रहा था। कोई जरूरत नहीं है नहाने की, चुपचाप जाकर सो जाओ सोफे पर। इतना कहकर ईशा फिर से बाथरूम में चली गई और अश्विन के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अश्विन कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा। तभी अचानक ईशा का फोन बजा। अश्विन ने पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ईशा के फोन पर जो नाम फ्लैश हो रहा था वो था डियर हस्बैंड। तभी ईशा ने बाथरूम का दरवाजा खोला और अश्विन को साइड में धक्का देकर अपना फोन लिया और वापस बाथरूम के अंदर आ गई। अश्विन अभी भी शॉक में था। ईशा मुझे धोखा दे रही है। तभी बाथरूम में से ईशा के फोन पर बात करने की आवाज आई। अश्विन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा हो गया। वो ईशा की बात सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। सेम प्लेस, ओके बाय, सी यू सून। अश्विन को सिर्फ इतना ही सुनाई दे पाया। वो वापस आकर सोफे पर लेट गया। सेम प्लेस मतलब ईशा उससे पहले भी मिल चुकी है। आखिर कौन हो सकता है वो? पता लगाना पड़ेगा। अश्विन ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अश्विन ने तुरंत अपनी आंख बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। ईशा ने एक बार फिर अश्विन को घूर कर देखा और फटाफट तैयार होकर घर से निकल गई। अश्विन भी उठा और ईशा के पीछे पीछे आ गया। ईशा गाड़ी में बैठी तो अश्विन ने भी पीछे से एक टैक्सी पकड़ ली। अश्विन ने भी अपनी पूरी नजर ईशा पर बनाई हुई थी। कहाँ जाना है? उस गाड़ी का पीछा करो। टैक्सी वाले ने एक बार मुड़कर अश्विन को देखा और फिर टैक्सी स्टार्ट करके ईशा का पीछा करने लगा। अगर पसंद करते हो उस लड़की को तो सीधा बोल दो, ये पीछा करने से कुछ नहीं होगा। ड्राइवर की बात सुनकर अश्विन ने एक बार चौंक कर देखा और फिर थोड़ा सा हंस दिया। आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? अरे साहब, डेली पता नहीं कितने लोग बैठते हैं इस टैक्सी में, मैं सब समझता हूँ। अगर आप इस लड़की को पसंद नहीं करते तो पीछा क्यों कर रहे हैं उसका? बहुत लंबी कहानी है चाचा, इस छोटे से सफर में समझा नहीं पाऊंगा। तभी ईशा की टैक्सी बार के सामने रुक गई। ईशा अपनी टैक्सी से उतरी और बार के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। अश्विन बस गाड़ी में बैठा बैठा दूर से ये सब देख रहा था। मैं जाऊं या रुकूं? रुको ना थोड़ी देर। इतना कहकर अश्विन ने जेब से 100 का नोट निकाला और ड्राइवर को दे दिया और वापस ईशा को देखने लगा। तभी एक लड़की ईशा के पास आई और दोनों ने हक किया।
अश्विन को पहले तो लगा कि वो शायद ईशा की दोस्त होगी, लेकिन उसके बाद जो अश्विन ने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ईशा ने उस लड़की को फ्रेंच किस कर दिया। तो क्या ये वो लड़की है जिसका नाम ईशा के मोबाइल पर डियर हस्बैंड के नाम से फ्लैश हो रहा था? क्या इसलिए ईशा कभी मेरे करीब नहीं आती थी? अब मैं क्या करूं? अश्विन के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिसके जवाब उसके पास नहीं थे। चलो अंकल। अश्विन ने टैक्सी वाले को वापस चलने को बोल दिया। टैक्सी वाले ने जैसे ही टैक्सी वापस घुमाई, अश्विन ने ईशा को देखा तो उसने उस लड़की की कमर में हाथ डाला हुआ था। दोनों बार के अंदर जा रहे थे कि तभी उस लड़की ने अंधेरे में किसी को थम्स अप का इशारा किया। अश्विन को दाल में कुछ काला लगा। अंकल अंकल मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। इतना कहकर अश्विन टैक्सी से उतरा और सीधा बार के अंदर आ गया। अंदर अश्विन ने देखा कि ईशा उस लड़की के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। 3-4 पैक के बाद अचानक ईशा बेहोश हो गई। ये देख अश्विन चौंक गया। वो समझ गया कि ईशा की ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। तभी अश्विन ने देखा कि उस लड़की ने ईशा को अपनी गोद में उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर आ गई। अश्विन भी उसके पीछे पीछे आ गया था। उस लड़की ने एक रूम के दरवाजे पे नॉक किया। किसी ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने ईशा को अंदर ले जाकर लिटाया और खुद वापस बाहर आ गई। अश्विन खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। आजा मेरी जान। हाय हाय कितनी प्यारी लगती है तू सोती हुई। काश तुझे मैं डेली ऐसी बगल में सोता हुआ देख पाता। वो व्यक्ति जो रूम में था वो ईशा के बगल में आकर लेट गया। कभी वो ईशा के गालों को छूता तो कभी उसकी गर्दन को। आई एम सो सॉरी यार, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूं? तो उस अश्विन के बच्चे को डिवोर्स ही नहीं दे रही है। तुझे तो पता ही है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन चल कोई बात नहीं, आज के बाद तू वही करेगी जो मैं कहूंगा। इतना कहते ही वो शख्स खड़ा हुआ और अपने बैग से एक कैमरा निकालकर सामने टेबल पर रख दिया। अब आएगा मजा। आज सब कुछ मैं इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर तुझे मेरे इशारे पर नचाऊंगा। आज के बाद तू वही करेगी जो मैं तुझे करने को बोलूंगा। इतना कहते कहते उस शख्स ने ईशा के बालों पर एक किस कर दिया और फिर से उसके बगल में आकर लेट गया। वो ईशा के कपड़े खोलने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुई। उस नॉक से वो शख्स चौंक गया। अब कौन आया होगा? कौन है? सर आपके लिए वाइन लेकर आया हूँ। वाइन का नाम सुनते ही वो शख्स खुश हो गया। अब आएगा ना मजा। ईशा की पूरी बॉडी पर वाइन डालकर उसे किस करूंगा, मजा आ जाएगा। वो शख्स खड़ा हुआ और फटाफट दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फटाफट दरवाजा बंद करने की कोशिश की। अश्विन ये यहाँ कैसे आ गया? अब क्या करूं? क्या करूं? बाहर खड़ा अश्विन दरवाजे को धक्का दे रहा था। वहीं राहुल अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को बंद कर रहा था। देख आराम से दरवाजा खोल दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। अश्विन के कहने के बावजूद भी उस शख्स ने दरवाजा बंद करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन तभी अश्विन ने दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और दरवाजा खुल गया। अश्विन अंदर गया और अंदर जाकर जब अश्विन ने उस शख्स की शक्ल देखी तो अश्विन हैरान रह गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था। अश्विन ने बिस्तर की तरफ देखा तो ईशा वहां बेहोश पड़ी थी। आई एम सॉरी अश्विन, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अश्विन सब कुछ समझ गया था कि ये सारा किया धरा राहुल का ही था। उसे राहुल पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। जब उसके गुस्से पर काबू नहीं हुआ तो अश्विन ने राहुल को कॉलर से पकड़कर उठाया और पीटना शुरू कर दिया। अश्विन प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती होगी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुझे छोड़ दूं? हाँ तुझे छोड़ दूं। कभी हाथों से कभी पैरों से अश्विन लगातार राहुल को मारे जा रहा था और राहुल दर्द के मारे चीख रहा था। मुझे तो तुझे शाम को ही मार देना चाहिए था। तुझे उस वक्त छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ईशा के पास नहीं जाऊंगा। बस एक। अश्विन इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वो कर क्या रहा था। तू इस लायक बचेगा तब ना साले। बोल क्यों लेकर आया था तू ईशा को यहाँ पर? क्या करने वाला था तू इसके साथ? बोल। राहुल डर के मारे कांप रहा था। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो मैं क्या? जल्दी बोल। अचानक राहुल ने बगल में रखी केटल उठाई और अश्विन के सर पर दे मारी। अश्विन साइड में जाकर गिर गया। राहुल ने खुद को संभाला और जल्दी से वहां से भाग गया। अश्विन दर्द से करहा रहा था। तभी उसकी नजर बिस्तर पर लेटी हुई ईशा की तरफ गई और अश्विन फटाफट अपना दर्द भूलकर खड़ा हुआ और ईशा के पास चला गया। ईशा 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 अभी भी बेहोश थी। अश्विन ने बगल में रखी पानी की बोतल उठाई और थोड़ा सा पानी ईशा के चेहरे पर डाला। ईशा ने आंख खोलते ही देखा कि सामने अश्विन था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहां है। उसने याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि वो कुछ देर पहले बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक से ईशा ने अश्विन को जोर से थप्पड़ मार दिया। ईशा के थप्पड़ से अश्विन हैरान हो गया। तुमने मुझे क्यों मारा? यू बास्टर्ड, तुम लेकर आए हो ना मुझे यहाँ पर? बोलो क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं क्यों लेकर आऊंगा तुम्हें यहाँ? मैं तो क्योंकि मैं घर पर तुम्हें नजदीक आने नहीं देती हूँ, इसलिए मुझे बेहोश करके मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तुम कितने घटिया इंसान हो अश्विन। बस
ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैंने तुम्हें बचाया है, मानना है तो मानो, पर अगर नहीं मानना तो भाड़ में जाओ। इतना कहकर अश्विन गुस्से में रूम से बाहर चला गया। अश्विन को इतने गुस्से से देखकर ईशा भी थोड़ा चौंक गई थी, लेकिन इस वक्त उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अश्विन, यू बास्टर्ड! इतना कहकर ईशा बिस्तर से खड़ी हुई और अपने कपड़े ठीक किए। वो रूम से निकल ही रही थी कि उसकी नजर सामने रखे कैमरा पर पड़ी। ईशा ने तुरंत जाकर वो कैमरा उठा लिया। What the fuck? इस हरामजादे अश्विन ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वो सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला था। अश्विन इस हद तक गिर सकता है, मैं ये कभी नहीं सोच सकती थी। छी, आखिर इस अश्विन ने किया क्या है मेरे साथ, जरा देख तो लूं, फिर घर जाकर उसे बताती हूँ। आज अगर उसे घर से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। ईशा अश्विन के बारे में जितना बुरा सोच सकती थी उसने सोच लिया था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा में वीडियो चलाया, ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें वीडियो को देखकर फटी की फटी रह गई। उसे खुद पर गिल्ट हो रहा था कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। शिट, शिट, ये मैंने क्या कर दिया? वीडियो में ईशा ने देखा कि राहुल उसके बगल में सो रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला, अश्विन ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद अश्विन ने ईशा पर थोड़ा पानी डालकर उसे जगाया और जागते ही ईशा ने अश्विन को थप्पड़ मार दिया। ईशा ने जब पूरा वीडियो देखा तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैंने बिना सोचे समझे अश्विन पर इल्जाम लगा दिया और उसे थप्पड़ मार दिया, जबकि उसने तो मुझे बचाया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा और अश्विन से बात करनी होगी। आई एम सॉरी अश्विन। ईशा को इस वक्त अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो जल्दी से घर जाने के लिए बेचैन हो रही थी। ईशा ने जल्दी से कैमरा साइड में फेंका और टैक्सी लेकर घर चली गई, लेकिन अश्विन घर नहीं गया था। उसका मूड बहुत खराब था, इसलिए वो एक पार्क में बैठा रहा। उधर ईशा को जब अश्विन घर पर नहीं मिला तो वो उसे फोन करने लगी। अश्विन, प्लीज पिक अप द फोन। अश्विन फोन क्यों नहीं उठा रहा? ईशा ने कई बार अश्विन को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अश्विन पूरी रात पार्क में ही बैठा रहा। सुबह करीब 7 बजे उसका फोन बजा। अश्विन ने देखा तो कॉल अननोन नंबर से था, इसलिए उसने फोन उठा लिया। हेलो, हेलो अश्विन। कौन बोल रहा है? हाय अश्विन, मैं जूही बात कर रही हूँ। आई होप यू रिमेम्बर मी। हाय जूही, आज सुबह सुबह कैसे फोन किया? एक्चुअली मुझे थोड़ा काम था तुमसे, क्या हम अभी मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ कहाँ आना है, मैं आ जाता हूँ। तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं भेजता हूँ। इतना कह के अश्विन ने फोन काट दिया और जूही को अपनी करंट लोकेशन भेज दी। जूही 15 मिनट में अश्विन की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच गई थी। हाय अश्विन। हाय, आज इतनी सुबह सुबह मिलने के लिए क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मुझे एक्चुअली काम था तुमसे। हाँ बताओ ना। तुमने उस दिन जो स्किन का पेस्ट बना कर दिया था मुझे, याद है? अच्छे से याद है। वो पेस्ट मुझे चाहिए, दे पाओगे? बिल्कुल दे पाऊंगा, बताओ कितना चाहिए? 500 बॉटल्स। 500 बॉटल का सुनकर अश्विन थोड़ा चौंक गया, क्योंकि 500 बॉटल बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी। इतनी बॉटल का तुम क्या करोगी? एक्चुअली ये मुझे मेरी फ्रेंड के लिए चाहिए। तुम तो जानते ही हो कि लड़की अपनी स्किन को लेकर कितनी कॉशियस होती है। और तुम चिंता मत करो, इन 500 बॉटल्स का मैं तुम्हें प्राइस पे कर दूंगी, 50 लाख रुपीस। 50 लाख? 50 लाख रुपए का सुनकर अश्विन हैरान रह गया। जूही, 50 लाख इस पेस्ट के लिए बहुत ज्यादा है, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे इस पेस्ट के नहीं हैं, तुम्हारे टैलेंट के हैं। और हाँ, संकेत ने तुमसे क्लिनिक की बात की थी, क्या सोचा तुमने उस बारे में? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। रियली? तो आज चलते हैं तुम्हारे लिए क्लिनिक की जगह देखने। बाय द वे अश्विन, तुम्हारी वाइफ भी कॉस्मेटिक कंपनी में है ना? हाँ। देन व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, तुम उसी के साथ मिलकर अपनी कंपनी क्यों नहीं शुरू करते? कंपनी? हाँ, तुम्हारा पेस्ट इतना अच्छा है, तुम बड़ी बड़ी कंपनीज को कंपटीशन दे सकते हो। थिंक अबाउट दैट। अभी मैं चलती हूँ, 12 बजे हम मिलते हैं तुम्हारी क्लिनिक की जगह देखने के लिए। श्योर। जूही ने अश्विन को बाय बोला और वहां से चली गई। अश्विन आज बहुत खुश था, जल्दी ही उसका अपना क्लिनिक खुलने वाला था। अश्विन यही सोचते सोचते अपने घर आ गया। घर आते ही उसने देखा कि सोफे पर ईशा बैठी हुई थी। तुम आज ऑफिस नहीं गई? ईशा ने ना में सर हिला दिया। तुम पूरी रात कहाँ थे? मैंने कितने फोन किए तुम्हें, कॉल क्यों नहीं उठाया मेरा? अश्विन ने ईशा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सामने वाले सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रही हो। वो जो जूही वाला इंसिडेंट हुआ था ऑफिस में, उसके बाद मेरे बॉस को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है कि शायद नेक्स्ट मंथ मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ईशा, तुम्हें याद है मैं 2 दिन पहले हॉस्पिटल गया था सेक्रेटरी के फादर का ट्रीटमेंट करने। ईशा बड़े ध्यान से अश्विन की बात सुन रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त अश्विन उससे ये बात क्यों कर रहा था। उनके फादर का ट्रीटमेंट करने के बाद मैं उनके घर गया था कल। वहाँ उन्होंने मुझे अपना क्लिनिक खोलने का ऑफर दिया। क्या क्लिनिक? हाँ, पर आज सुबह मैं सेक्रेटरी की बहन जूही से भी मिला। जूही याद है ना,
जिनकी वजह से तुम्हें ऑफिस से निकालने की बात चल रही थी। अश्विन की बात सुनकर ईशा हैरान हो गई। तुम उससे क्यों मिले थे? उसे मुझसे वो पेस्ट चाहिए जो मैंने तुम्हारे ऑफिस में उसे दिया था। उसे उस पेस्ट की 500 बॉटल चाहिए। 500 बॉटल? हाँ, और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस पेस्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं। अगर तुम रेडी हो तो ईशा, अगर चाहो तो हम ये कर सकते हैं। फिर तुम्हें अपने ऑफिस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईशा बस अश्विन को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये अश्विन को क्या हो गया था। मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पैसे कहाँ से आएंगे। अभी मेरे पास 100 मिलियन रुपए हैं जो मुझे सेक्रेटरी ने उनके फादर के ट्रीटमेंट के बाद दिए थे। अगर तुम चाहो तो ये सारा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम आराम से सोच लो, फिर मुझे बता देना। इतना कहकर अश्विन खड़ा हुआ और अपने रूम में चला गया, लेकिन ईशा वहीं बैठी रही। 100 मिलियन रुपए का सुनकर ईशा की सांसें रुक गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 2 दिन पहले जिस इंसान के लिए पूरी दुनिया से उसे ताने सुनने पड़ते थे, 2 दिन पहले तक जो बेरोजगार था, आज अचानक उसके पास 100 मिलियन रुपए आ गए थे जो वो ईशा को देने को तैयार था। तभी अचानक अश्विन रेडी होकर नीचे आ गया। मेरी सेक्रेटरी संकेत के साथ मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अश्विन बाहर चला गया, लेकिन ईशा बस उसे जाते हुए देख रही थी। क्या ये वही अश्विन है जिसकी वजह से हर जगह मेरी इंसल्ट हुआ करती थी? अचानक इसे हो क्या गया है? ये इतना बदल कैसे गया? ईशा के मन में हजारों सवाल आ रहे थे जिनके जवाब सिर्फ अश्विन ही उसे दे सकता था। वहीं उधर अश्विन सेक्रेटरी संकेत की बताई हुई जगह पहुंच गया था। वो वहां खड़ा खड़ा संकेत का इंतजार कर रहा था। तभी उसे संकेत दूर खड़ा दिखाई दिया। हेलो सर। अरे अश्विन, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। ये जगह तो बहुत पोश लग रही है। थोड़ी बातचीत करने के बाद संकेत अश्विन को क्लिनिक दिखाने के लिए लेकर चला गया। दोनों ने काफी देर तक काफी क्लिनिक देखे और फिर बाहर आ गए। तो अश्विन, कोई क्लिनिक पसंद आया? सारे बहुत अच्छे हैं। आपकी चॉइस कभी खराब हो सकती है क्या? अच्छा, मस्का लगा रहे हो? नहीं सर। यहाँ पास में ही कुछ एंटीक आइटम्स की शॉप है, चलो वहाँ चलते हैं। चलिए सर। संकेत और अश्विन घूमते घूमते एक एंटीक शॉप में चले गए। उस शॉप में काफी भीड़ थी। कुछ लोग वहां झगड़ा कर रहे थे। अश्विन संकेत के साथ लोगों को पीछे करते हुए आगे चला गया। आगे जाकर जब उसने उस आदमी को देखा जो उस शॉप ओनर से झगड़ा कर रहा था, तो अश्विन शॉक्ड रह गया। वो शख्स कोई और नहीं, ईशा के पापा थे। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ईशा के पापा अमित ने जब अश्विन को वहां देखा तो वो भी चौंक गए। अश्विन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अश्विन कुछ बोलता उससे पहले ही अमित की नजर संकेत पर पड़ गई। अरे सर, आप पापा, आप यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? अश्विन के साथ संकेत को देख अमित को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। मैं शॉप पर एक एंटीक आइटम बेचने आया था जो मुझे लग रहा था कि नकली है। मैंने वो आइटम इन्हें बेच दिया, लेकिन तभी मुझे किसी ने बताया कि वो आइटम नकली नहीं बल्कि असली था। अब मैं इनसे वो वापस मांग रहा हूँ तो मुझे दे ही नहीं रहे। रुको, मैं बात करता हूँ। संकेत जैसे ही शॉप ओनर से बात करने के लिए आगे बढ़ा, एक सेल्समैन ने आकर उसे रोक दिया। ये क्या नाटक लगा रखा है यहाँ? चलो बाहर निकलो यहाँ से। मुझे 2 मिनट बात करनी है। कोई बात नहीं करनी, चल बाहर निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इतना कहकर सेल्समैन ने संकेत को थोड़ा पीछे धकेल दिया। ये देखकर अश्विन और अमित दोनों हैरान रह गए। थोड़ी तमीज से बात करो। जानते हो ये कौन है? कौन है? ये इस शहर के सेक्रेटरी संकेत हैं। अमित की बात सुनकर सेल्समैन को हंसी आ गई। अच्छा, फिर मैं इस सेक्रेटरी का बाप हूँ। चल बाहर निकल। इतना कहकर सेल्समैन ने अमित को जोर से धक्का दे दिया। अमित के कदम लड़खड़ा गए। वो गिरने ही वाला था कि तभी अश्विन ने उसे संभाल लिया। अश्विन को उस बदतमीज सेल्समैन पर गुस्सा आ रहा था। अगर तूने एक बार और बदतमीजी की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अश्विन ने यह बात बहुत जोर से चिल्लाकर बोली थी। अश्विन की बात सुनकर अमित हैरान रह गया। तो लड़ना चाहता है? बोल मत, तू मेरी प्रॉपर्टी में खड़ा है। चुपचाप चला जाए यहाँ से। सेल्समैन के बोलने के बावजूद अश्विन वहीं खड़ा रहा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। सिक्योरिटी, धक्का मार के बाहर निकालो इन तीनों को यहाँ से। सेल्समैन के इतना कहते ही 5-6 लोग अश्विन, अमित और संकेत को घेर कर खड़े हो गए थे। अपने आसपास इतने लोगों को देख के अमित डर गया, लेकिन अश्विन निश्चिंत खड़ा था। डर गया? अभी क्या कह रहा था तू? मेरा मुंह तोड़ देगा? अब देखते हैं कौन किसका मुंह तोड़ता है। अश्विन, चुपचाप चलो यहाँ से। तुम अकेले इतने लोगों से नहीं लड़ पाओगे। अश्विन ने एक नजर अमित को देखा, फिर अपने आसपास मौजूद लोगों को देखा। फिर अश्विन लड़ने की पोजीशन में आ गया। अश्विन को लड़ने की पोजीशन में आते देख उन लोगों ने अश्विन पर हमला कर दिया। अगले 2 मिनट में ही सारे सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर बेहोश पड़े थे। ये देखकर अमित की आंखें फटी की फटी रह गई। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। सेल्समैन ने बगल में रखी हॉकी स्टिक उठाई और अश्विन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अश्विन को मारने वाला था, रुक जाओ। अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर सबका ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। जब लोगों ने उस शख्स को देखा तो वहां मौजूद सबके होश उड़ गए। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ इंस्पेक्टर,
इंस्पेक्टर ने जैसे ही संकेत को अपनी कैप उतार के सैल्यूट किया, वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। बताइए सर क्या हुआ? इस शॉप के ऑनर और स्टाफ ने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की। क्या आपके साथ बदतमीजी की? ये कौन है? तुम्हें नहीं पता इस शहर के सिक्योरिटी सेक्रेटरी मिस्टर संकेत हैं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इंस्पेक्टर के आने से पहले ही संकेत को क्या क्या बोल दिया था, ये सोच सोचकर सेल्समैन की सांसें फूलने लगी। आई एम सॉरी सर, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप हैं, वरना मैं कभी भी आपसे इस तरह से बात नहीं करता। मतलब तुम नॉर्मल कस्टमर के साथ इस तरह बिहेव करते हो? नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इंस्पेक्टर, तुरंत इस शॉप को सीज करो और उसके पूरे स्टाफ और ऑनर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करो। ऐसा मत कीजिए सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज सर। चलो। उस एंटीक शॉप का ओनर संकेत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले गया। संकेत अश्विन और अमित के साथ बाहर आ गया। तब तक बाहर लोगों की बहुत भीड़ लग चुकी थी। मुझे नहीं लगता हम आज कहीं और जा पाएंगे। एक काम करते हैं, फिर कभी चलते हैं। ठीक है सर। चलो, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, हम चले जाएंगे। ठीक है। संकेत ने अश्विन को बाय बोला और वहां से चला गया। अश्विन और अमित दोनों ने कैब ली और घर के लिए रवाना हो गए। कैब में बैठे बैठे अमित बार बार अश्विन को देख रहा था। उसके मन में कई सवाल थे जो वो अश्विन से पूछना चाहता था। तुम अभी नाटक कर रहे हो या पहले नाटक कर रहे थे? मतलब तुम्हें अच्छे से पता है। अभी तक मुझे लग रहा था कि तुम सिर्फ बेरोजगार और नकारा ही हो, लेकिन तुम तो धोखेबाज भी निकले। अश्विन को पता था कि शुरू से ही अमित उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए अश्विन खुद को डिफेंड करने के लिए अमित को कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो चुपचाप बैठा रहा। तभी अचानक कैब ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगा दी। क्या कर रहे हो? ठीक से नहीं चला सकते? सर आगे देखिए कितना ट्रैफिक है। अमित और अश्विन काफी देर तक कैब में बैठे बैठे ट्रैफिक क्लियर होने का वेट करते रहे, लेकिन ट्रैफिक क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और कितना टाइम लगेगा? मैं देख कर आता हूँ। कैब ड्राइवर उतरा और आगे चला गया। थोड़ी देर बाद वो दौड़ता हुआ वापस आया। सर ट्रैफिक अभी क्लियर नहीं होगा, आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। चलो यहाँ से पैदल चलते हैं, वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है। अमित और अश्विन कैब से उतरे और पैदल ही घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। बगल में एम्बुलेंस खड़ी थी। कुछ लोग जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें से लोगों को उतार रहे थे। जैसे ही लोगों ने गाड़ी में से एक लड़की को उतारा, अश्विन के कदम वहीं रुक गए। क्या हो गया? चलो। अश्विन को अमित की बात सुनाई ही नहीं दी। वो बस उस लड़की को देखे जा रहा था जिसको अभी अभी लोगों ने गाड़ी से उतारा था। वो लड़की पूरी खून में लथपथ थी। अश्विन बस हैरानी से उस लड़की को देखे जा रहा था। ये तो वही लड़की है जो उस दिन ईशा के साथ बाहर में थी। इसी ने तो ईशा की ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाई थी। आज इसे अपने किए की सजा मिल गई। अश्विन, कब तक यहाँ खड़े रहोगे? चलो। अमित की बात से अश्विन का ध्यान टूटा और वो अमित के साथ घर की तरफ चल दिया। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने देखा कि एक कैफे के बाहर ईशा खड़ी थी। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ काम से आई थी, पर आप दोनों यहाँ? हम तो घर जा रहे हैं। मैं भी चलती हूँ। ईशा ने कैब ली और अमित और अश्विन के साथ घर चली गई। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर की सारी लाइट्स चालू थी और घर में लाउड म्यूजिक चल रहा था। अमित को लाउड म्यूजिक से सख्त नफरत थी। ईशा ये बात अच्छे से जानती थी। उसने अमित के बिगड़ते एक्सप्रेशन देख लिए थे। आज रिया का बर्थडे है। अमित ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा एकदम से गायब हो गया। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, अपनी बेटी का बर्थडे ही भूल गया। अमित जैसे ही अश्विन और ईशा के साथ अंदर पहुंचा, उन्होंने देखा कि रिया 4 लड़कों के साथ सोफे पर बैठी थी। अमित को देखकर वो फटाफट खड़ी हो गई। अरे आ गए आप लोग। अमित रिया को इतने लड़कों के साथ देखकर हैरान हो गया था। रिया ये भाप गई थी। चलो गाइस, लेट्स गो ऑन द रूफ। अरे रिया, ये ईशा और अंकल के साथ कौन है? मैंने शायद पहले से कहीं देखा है। रिया के दोस्त गौरव ने जब ये पूछा तो रिया अनकंफर्टेबल हो गई। वो वैसे भी अश्विन से चिढ़ती थी। मुझे नहीं पता, ईशा का कलीग होगा। तुम लोग आ जाओ ना। रिया गुस्से से ऊपर जाने लगी। तभी ईशा ने उसे रोक लिया। रिया, ये कोई मेरा कॉलीग नहीं है, ये तुम्हारे जीजाजी हैं, तो इनसे थोड़ा तमीज से बात किया करो। ईशा के मुंह से ये सुनकर अश्विन के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन बाकी सब लोग हैरान हो गए थे। क्या ये वही है जो बोल नहीं सकता? ईशा के रिया को डांटने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? क्यों तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है? तुम्हारी वजह से मेरी हर जगह इंसल्ट होती है। रिया अश्विन पर चिल्ला रही थी, लेकिन अभी अश्विन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो मन ही मन इसी बात से खुश हो रहा था कि ईशा ने आज उसके लिए स्टैंड लिया था। अश्विन बस स्माइल कर रहा था। ठीक है, पड़े रहो तुम यही, मैं ही चली जाती हूँ। इतना कहकर रिया पैर पटकते हुए ऊपर चली गई। वहीं ईशा भी अपने रूम में आ गई। उसने गेट अंदर से लॉक किया और सोफे पर आकर बैठ गई। बेड पर बैठते ही ईशा ने किसी को फोन मिलाया और बात करने लगी। क्या अश्विन गूंगा नहीं है? वो बोल सकता है। हाँ। और उसने अभी अभी 100 मिलियन रुपए कमाए हैं। फोन पे दूसरी तरफ जो लड़की थी वो ईशा की बात सुनकर हैरान हो गई।
क्या अश्विन को तुम्हारे अफेयर के बारे में भी पता चल गया है? पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पहले उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मुझे नहीं लगता उसने पहले तुमसे झूठ बोला था। कोई भी इंसान एक झूठ बोलने के चक्कर में अपनी इतनी इंसल्ट क्यों करवाएगा? तो मुझे लगता है वो तुमसे अब झूठ बोल रहा है। तो मतलब उसने अभी 100 मिलियन कमाए हैं, वो बात झूठ है? हो भी सकती है। एक काम करो, तुम अभी उसे मेरे पास लेकर आओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लोकेशन भेज दो, मैं उसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर ईशा ने फोन काट दिया और बिस्तर से खड़ी होकर रूम से बाहर आ गई। बाहर आकर ईशा ने देखा कि अश्विन अकेला सोफे पर बैठा था। तुम्हें थोड़ी देर में मेरे साथ कहीं चलना है, बी रेडी। पर कहाँ? अश्विन के इस सवाल पर ईशा ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें चलना है तो चलो, अगर नहीं चलना तो बैठे रहो यहीं। ईशा ने इतना कहा और वापस अपने रूम में चली गई। अश्विन बस ईशा को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि ईशा अभी इतना गुस्से में क्यों थी। ये औरतें हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? अश्विन चुपचाप वापस सोफे पर बैठ गया और ईशा का इंतजार करने लगा। कुछ देर में ईशा रेडी होकर नीचे आई और अश्विन को चलने का इशारा किया। गाड़ी के पास पहुंचकर ईशा ने चाबी अश्विन की तरफ फेंक दी। ड्राइव करो। अश्विन ने चाबी ली और गाड़ी ड्राइव करने लगा। ईशा बहुत सीरियस मूड में लग रही थी। जाना कहाँ है? ईशा ने अपना मोबाइल निकाला और एड्रेस चेक किया। ड्रैगन्स टेल। ये नाम सुनकर अश्विन थोड़ा चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ईशा उसे वहां क्यों ले जा रही थी। ड्रैगन्स टेल शहर का एक जाना माना क्लब था, जहां अक्सर शहर के सारे रईस लोग पार्टी करने जाते थे। आधे घंटे में ईशा और अश्विन दोनों ड्रैगन्स टेल पहुंच गए। जैसे ही वो क्लब की एंट्री गेट पर पहुंचे, एक लड़की ने ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। वो आई और ईशा के गले लग गई। हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। वो लड़की कोई और नहीं, ईशा की फ्रेंड टीना थी, जिसने उसे यहाँ बुलाया था। हे, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक एन एंजल। टीना को देखकर अश्विन थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि टीना ईशा की कॉलेज फ्रेंड थी और टीना पहले भी कई बार ईशा और अश्विन के बीच में झगड़ा करवा चुकी थी। इसलिए आज भी अश्विन टीना को शक की नजरों से देख रहा था। क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। ईशा, कम विद मी। आज मैं तुझे एक ऐसी जगह लेकर चलूंगी जहाँ तू पहले कभी नहीं गई होगी। कहाँ? बताती हूँ, तू चल तो सही। टीना ने ईशा का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे लिफ्ट के पास ले गई। अश्विन भी उन दोनों के पीछे पीछे चला गया। फिर वो तीनों लिफ्ट से उस क्लब के टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। ये देख, ये जगह इंसान को एक रात में रोडपति से करोड़पति बना देती है। ईशा हैरानी से उस जगह को देख रही थी। वो जगह एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी थी और शहर के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। हीरे, पन्ने, नीलम और भी बाकी हर तरह के स्टोन वहां पड़े थे। ये जगह एक स्टोन गैम्बलिंग की जगह थी, यानी पत्थरों का सट्टा बाजार। अश्विन भी इस जगह को देखकर हैरान था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि टीना ईशा को यहाँ क्यों लेकर आई थी, क्योंकि ईशा को तो स्टोन गैम्बलिंग आती ही नहीं थी। तभी ईशा टीना को साइड में लेकर चली गई। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? यही पता लगाने कि इस अश्विन के पास सच में पैसे हैं या फिर ये झूठ बोल रहा है। पर यहाँ कैसे? डार्लिंग, यू जस्ट वेट एंड वॉच। अगर ये अश्विन का बच्चा झूठ बोल रहा होगा तो तू आज ही इसे डिवोर्स दे देना। टीना की बात सुनकर ईशा हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि अभी तक तो ईशा ने भी कभी अश्विन को डाइवोर्स देने का सोचा भी नहीं था। तभी टीना ने ईशा का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े से ग्रीन कलर के पन्ने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अब देख मैं क्या करती हूँ, कैसे इस अश्विन को उसी के झूठ में फंसाती हूँ। टीना ने इतना कहा और ईशा के कंधे पर हाथ रख दिया। आज टीना ईशा और अश्विन का डाइवोर्स करवाने की ठान कराई थी।